हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो इसके पहले हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से, है ना, मेंडल साहब ने बताया कि कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, यानी कि जीन्स जो होते हैं, ट्रांसफर वन पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन्स में कैसे ट्रांसफर्स होते हैं उसके अंदर देखें। तो यहाँ पे जो जीन है उसके बारे में, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को। तो क्या कहता है चैप्टर? फाइंडिंग आउट द केमिकल रेस्पॉन्सिबल्स फॉर द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसको उन्होंने क्या बोला, फैक्टर वर्ड बोला था, उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो बेसिक यूनिट क्या चीज़ है हमारे यहाँ पे? न्यूक्लिक एसिड्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे। तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं दो फॉर्म में, डीएनए और आरएनए के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड वर्ड जो है अल्टमैन ने दिया था, जबकि न्यूक्लिक एसिड की खोज जो है फ्रेडरिक मिशर्स ने पस सेल्स के अंदर की थी, और वहां पे जो उनको जो मटेरियल मिला था उस मटेरियल का नाम न्यूक्लिन नाम उन्होंने उसको रखा था। बाद में अल्टमैन ने नाम बदल के न्यूक्लिक एसिड कर दिया। यहाँ पे डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं कि डीएनए जो होता है हमारा एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक होता है हमारा। तो मेनली डीएनए हमें देखने को मिलता है, पर डीएनए के अलावा आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में हमें देखने को मिलता है, जैसे कुछ वायरसेस के अंदर, जैसे टोबैको मोजिक वायरस के अंदर देखने को मिलता है। आरएनए जो होता है हमारा कुछ अदर काम भी करते हैं, जैसे कि मैसेंजर के रूप में भी होते हैं, एडेप्टर के रूप में भी होते हैं, और स्ट्रक्चरल आरएनए के फॉर्म में भी काम करते हैं। आरएनए जो होते हैं कैटालिटिक पावर्स के अंदर होती है, यानी कि एक राइबो एंजाइम्स के रूप में हम ये एंजाइम आरएनए काम करते हैं यहाँ पे। तो यहीं से हमारा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में आइडिया लगता है कि इनिशियल लेवल पर जो जेनेटिक मैटर रहा होगा वो जरूर आरएनए ही रहा होगा। चलिए तो आगे देखते हैं डीएनए के बारे में, कि जो डीएनए है बेसिक जो है हमारे मालूम है कि हेरिडिटरी यूनिट्स के रूप में देखते हैं। डीएनए के रूप में मेनली ये डीएनए मेन रूप से हमारा प्रेजेंस होता है यहाँ पे। तो डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए वर्ड जो था हमारा जैक्रिस ने दिया था। चलिए तो डीएनए क्या होता है? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो कि एक पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं हमारा। यहाँ पे लेंथ ऑफ द डीएनए की जो होती है बेस पेयर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हर ऑर्गेनिज्म में इनके नंबर्स क्या हो सकते हैं? अलग अलग हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं बैक्टीरियोफेज 5×174 के अंदर तो 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। जब बैक्टीरियोफेज लैम्ब्डा की बात करते हैं तो 48,502 बेस पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। ई कोलाई की बात करते हैं तो 4.6 × 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और ह्यूमंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, ये किसके अंदर? हैप्लॉइड सेल्स के अंदर बात करें। और डिप्लॉइड सेल्स की बात करें तो यह होगा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए डीएनए के स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे फॉर्मेशन, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम देखते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, जो कि प्यूरिन और पायरिमिडिन के फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं। दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर प्रेजेंस होती है, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप हमारा प्रेजेंस होता है। तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन की बात करते हैं तो उसे हम प्यूरिन कहते हैं। हमारे डाइसाइक्लिक नेचर के होते हैं हमारे, हमें मालूम है, और मैंने याद करने का बताया था, प्योर एज ही आप याद कर लीजिए। तो डाइसाइक्लिक होते हैं प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन हमें देखने को मिलता है। साइटोसिन और थाइमिन जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? पिरिमिडिन होते हैं, मोनोसाइक्लिक नेचर के देखने को मिलते हैं। एक और 5वां नाइट्रोजनस बेस होता है जिसे हम बोलते हैं यूरेसिल, बट यूरेसिल किसमें प्रेजेंट होगा? आरएनए में ही प्रेजेंट होता है। मैंने थाइमिन के लिए एक नाम और आपको दिया था, 5-मिथाइलेटेड यूरेसिल, क्योंकि जो यूरेसिल की स्ट्रक्चर्स होती है वो थाइमिन की स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलती है, बस इतना सा अंतर होता है यहाँ पे कि थाइमिन के अंदर जो यूरेसिल का जो शुगर मॉलिक्यूल्स के 5वें कार्बन पर जो होता है हमारा एक मीथेन ग्रुप जुड़ा होता है, इसीलिए थाइमिन को 5-मिथाइलेटेड यूरेसिल भी कहते हैं।
याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, है ना, ज्वाइन करते हैं पेंटोस शुगर के साथ, करते हैं किसके द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ मिलते हैं। तो हमने मालूम है पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं यहाँ पे। और न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाते हैं, है ना, किसके द्वारा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। और 2 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं जॉइन ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक के ऊपर एक रखे होते हैं ये, और जुड़े होते हैं 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ यहाँ पे जुड़े होते हैं यहाँ पे। वन एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है हमारा फॉस्फेट, है ना, 3' पे होता है, एट द 5th कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर पे अटैच होता है हमारा। अदर फ्री एंड जो OH ग्रुप होता है जो 3rd कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर पे प्रेजेंस होता है यहाँ पे। अगर बैकबोन की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन कौन बनाता है, शुगर और फॉस्फेट्स यहाँ पे इसके बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं हमारा। नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं हमारा, इस बैकबोन के क्या होता है, परपेंडिकुलर अटैचमेंट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से, है ना। ये आपके शुगर है, आपके नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे 5' एंड पे क्या हमारा फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, और 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो बनेगा, आप देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है हमारा, और इन दोनों में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हमें फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। मिशर्स डिस्कवर द डीएनए, और नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन नाम दिया था, हमें मालूम है, हमने अभी मालूम किया, हमने देखा था हमने। वाटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। डबल हेलिकल मॉडल, तो इन्होंने अपने मॉडल में दूसरे साइंटिस्टों की भी एक्सपेरिमेंट का इन्होंने यूज किया, जैसे कि फॉर दे टुक एक्सरे डिफ्लेक्शन डाटा लिया ऑफ डीएनए, जो किसने दिया था, विल्किंस एंड मॉरिस ने दिया था। क्या किया हमारा, इन्होंने मॉरिस और मॉरिस ने क्या किया, डीएनए को क्या किया, रेडियो एक्टिव एक्सरे से निकाला, जो एक्सरे की फिल्म बनी तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर जैसी कंडीशन बनी है। तो इन्होंने आइडिया लगाया कि जरूर डीएनए का मॉलिक्यूल क्या होता है, एक हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर से, हमारी घूमती हुई सीधी सा स्ट्रक्चर से इन्होंने आइडिया लगाया था यहाँ पे, किस चीज से, है ना। दे आल्सो यूज इंफॉर्मेशन गिवन बाय द चारग्राफ साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या बताया था कि प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पिरिमिडीन इन डीएनए स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि प्यूरिन और पिरिमिडीन की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हमेशा क्या होती है, हमारी बराबर होती है। हमें किसी भी डीएनए में प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन हमें देखने को मिलता है। अब प्यूरिन में हमारा क्या होता है, आपको मालूम है A और G देखने को मिलेगा, और पायरिमिडीन की बात करूं तो साइटोसिन और थायमिन हमें देखने को मिलेगा। तो यहां इन्होंने क्या कहा हमारा कि A+G और T/T+C, अगर किसी डीएनए में देखें इनका, तो इनका रेशियो हमेशा क्या आता है, 1 यहाँ पे आता है। ये इन्होंने 4 ग्राफ्स आपने किया था, तो ये इनके रूल्स को इन्होंने फॉलो किया, और डीएनए की स्ट्रक्चर्स को इन्होंने क्या हुआ यहाँ पे बनाया। यहाँ पे इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर्स को उसमें बनाने में, जो डबल हेलिकल मॉडल था वो बनाने में इनको मदद आई। स्पेसिफिक बेस पेयरिंग की बात करते हैं तो अब ए के साथ टी जुड़ता है हमारा और सी के साथ जी जुड़ता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। उस प्रकार टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक दूसरे के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और डीएनए का रेप्लिकेशन भी इसी कॉम्प्लीमेंट्री मेथड के आधार पर ही देखने को मिलता है हमारा। बात करते हैं डीएनए मॉडल्स। जो डीएनए मॉडल दिया वो क्या बात कहता है हमारा, यह कहता है कि जो डीएनए के जो बहुत पेयर जो चेन्स हैं, हमारे स्ट्रैंड्स हैं, वो एंटी पैरेलल होते हैं हमारा। यानी पोलरिटी की बात करें, एक अगर 5' to 3' एंड जा रहा है तो अदर एंड जो होगा 3' to 5' एंड पोलरिटी रखता है। यहाँ पे बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडीन जो होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे। यहाँ पे क्या होता है, ए और टी के बीच में 2 बैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और जी और सी के बीच में क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट्स होते हैं यहाँ पे। द टू चेन आर कोइल्ड, कैसे होता है, राइट हैंडेड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलती है हमारा। द पिच ऑफ द हेलिक्स की बात करते हैं, है ना, एक जो घुमाव होता है, घुमाव की पूरी की बात करते हैं, एक टर्न की बात करता हूं मैं आपको, आर रफली 10 बेस पेयर्स इन ईच हमें देखने को मिलते हैं। आप ऐसे देखिए कि जैसे मैंने आपको ये एक मैंने गोला बनाया, अब मैं इसको काट के इसको
सीधा मतलब इस तरह से घुमा कर देता हूँ, तो काटा तो हमने इसको हमने क्या ऐसे घुमा दिया, तो एस लाइक स्ट्रक्चर बनेगी नहीं बनेगी, एक प्रकार से आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ जोड़ दूँ तो ये इस प्रकार से एक हेलिक्स हमें देखने को मिलता है हमारा। और इस हेलिक्स के बीच में क्या होता है हमारा 10 बेस पेयर्स हमें, मैं इसको यहाँ ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे ऐसे अगर आपको देखता हूँ 10 बेस पेयर्स हमें, तो यहाँ पे क्या होते हैं ऐसे 10 बेस पेयर्स हमारे हमें 5 इधर हमें देखने को मिलते हैं। 10 बेस पेयर्स होते हैं, ईच टर्न के अंदर एक 10 बेस पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो जिनकी डिस्टेंस कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर्स हमें देखने को मिलती है। यानी कि ये हो गया 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग्स भी उसको बोल सकते हैं हमारा। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर, जो 10 बेस पेयर है इनके बीच की अगर दूरी की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक के बीच में इस दूरी की बात करूँ, तो ये दूरी होती है हमारी 0.34 नैनोमीटर के आसपास। कितना हमारा 0.34 नैनोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है, यानी कि 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग्स हमें इनके बीच में दूरी देखने को मिलेगी। और 34 आर्मस्ट्रॉन्ग पूरे पिच की, ये पूरे पिचे पूरी पिच की डिस्टेंस हमारा 34 आर्मस्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है हमारा। और दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमारी वो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग्स हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 10 बेस पेयर्स हैं, तो एक बेस पेयर से दूसरे पेयर्स में क्या होगा, थोड़ा सा उठाव होगा, तो इस प्रकार से क्या होगा 36 डिग्री का एक यहाँ पे क्या हुआ उठाव एंगल हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे 10 पेयर 36 घूमते हुए पूरा एक राउंड करते हैं और 360 का एरिया बनता है। तो दो बेस पेयर के बीच में कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा, 36 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टेक ओवर द अदर, एक के ऊपर एक रखे होते हैं डबल हेलिक्स के अंदर। द प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे क्या होती है, स्टेबिलिटी देती है इसको, डबल हेलिक्स मॉडल को स्टेबिलिटी हमें देने को दान। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर आल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों बेस पेयर आपस में जुड़े हुए हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे पर नाइट्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए थे। दोनों बॉन्ड्स की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़े से वीक होते हैं, यहां पे देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, देखिए पोलैरिटी देखिए 5 प्राइम पे फॉस्फोरस है, 3 प्राइम पे, इसका उल्टा यहाँ पे देखना 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमें देखने को मिलता है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड हमें देखना, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को, और यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हमें देखने को मिलेंगे हमारे। ये आपको डीएनए का एक हेलिकल मॉडल्स आपको दिखाया जाए, राइट हैंडेड डीएनए होता है ना, ये बेस पेयर्स होते हैं, और बेस पेयर्स हमारी कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स में हमारे जुड़े होते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो डीएनए की बात हुई, अब देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है। तो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, हमारा सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं। ये क्या बताता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो का जो टाइम होता है हमारा, फ्लो होता है वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन तक जाता है हमारा, जिसको किसने बताया, फ्रांसिस क्रिक ने ही यहाँ पे बताया था यहाँ पे। तो ये एक मॉडल उन्होंने दिया था कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए से जो प्रोटीन का जो जेनेटिक कोड जाते हैं वो ट्रांसलेशंस के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और डीएनए से डीएनए की कॉपी बन जाना, ये क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। तो पूरी स्कीम को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं यहाँ पे। यस, तो ये जनरली इन्फॉर्मेशन होता है, यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो करता है। परंतु वायरस की बात करें तो वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म भी हमें देखने को मिलता है, जहां पे क्या होता है, एमआरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड होता है उससे वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड देखने को मिलता है यहाँ पे। इसकी खोज की थी टेनिम और बाल्टीमोर ने की थी, रोस सार्कोमा वायरस के अंदर कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेनिम के नाम पे टेमिनिज्म भी कह देते हैं, यहाँ पे याद रखिए। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स के मॉडल की बात करेंगे। डीएनए का मॉडल कैसे यहाँ पे पैकेजिंग है, क्योंकि डीएनए में मालूम है कि बड़ा लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और वो किस प्रकार से सेल जो खुद नेकेड आई से नहीं दिखती है, उसके अंदर फिर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसे उसका अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है हमारा, तो उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे।
तो वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डीएनए हेलिक्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमें मालूम है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी 0.34 इंटू 10⁹ मीटर हमें देखने को मिल रही है हमारा। और हमें मालूम है लेंथ ऑफ द टिपिकल मैमेलियन डीएनए की बात करें हमारा, तो डिप्लॉयड सेल्स के अंदर कितना हमारा 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, उनको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा, यानी 0.34 इंटू 9 मीटर बेस पेयर से, तो रफली कितना आ जाएगा 2.2 मीटर का हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें एक लेंथ हमें मिल जाती है डीएनए की। यही यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमें पूछा गया है, हमारा पूछा गया है एनसीईआरटी ने कि ई कोलाई की लेंथ कितनी होगी, है ना। तो ई कोलाई की लेंथ की बात करते हैं तो ई कोलाई का जो बेस पेयर्स की हमने बात की थी वो कितने थे 4.6 इंटू 10⁶ था, और डिस्टेंस कितनी थी 0.34 इंटू 10⁹, ये हमारे बेस पेयर्स की डिस्टेंस होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई कोलाई के डीएनए की लेंथ क्या आ जाएगी 1.36 मीटर्स के आसपास हमें देखने को मिल जाती है वहाँ पे। If the length of DNA helix is given, so we can find the number of base pair by dividing the length 0.34 नैनोमीटर से करके हम मालूम करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है PO4 माइनस फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारा। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है होल्ड विथ सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के द्वारा होल्ड किया होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं यहाँ पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली क्या होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का क्या होता है, कोई डिवीजन तो होता नहीं, कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन तो होता नहीं, पर फिर भी वो एक थोड़े से क्या होता है कंडेंस फॉर्म में हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम क्या होता है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी कहते हैं वहां पे। यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में डीएनए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं हिस्टोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें रिच इन बेसिक एमिनो एसिड जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन की अमाउंट ज्यादा हमें देखने को मिलती है, और इसी वजह से दे कैरी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनका साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलते हैं। तो हिस्टोन जो होता है हमारा, अब हिस्टोन जो है हमारा वो तो क्या है पॉजिटिवली चार्ज, और डीएनए का नेगेटिव, तो दोनों में अट्रैक्शन होता है, आपस में एक दूसरे से लिपट सकते हैं आपस में। हिस्टोन में क्या बनाते हैं, हिस्टोन 8 यूनिट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हिस्टोन की मैं बात करूं तो हिस्टोन प्रोटीन 5 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक होता है H1, दूसरा होता है H2A, तीसरा होता है H2B और H3 और H4, ये इस तरह से हमारे तो 5। तो ये दोनों क्या होते हैं पेयर्स में हमें मौजूद होते हैं हमारे, और ये क्या होते हैं ऐसे ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं हमारा ऐसे ये 4 फ्रंट में हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे 4 हमारे, और इनके पीछे भी क्या होता है, इनके पीछे इनकी एक और देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये 8 हमारे ये न्यूक्लियोस्टोन प्रोटीन्स हमारे प्रेजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है H2A है, ये H2B है, ये H3 और H4, और इनके पीछे इनका सेम है ना, इसके पीछे H2A के पीछे H2A होगा, H2B के पीछे H2B होगा, H3 के पीछे H3 और H4 के पीछे H4 हमारा। तो ये मिलके क्या होता है टोटल 8 स्टोन प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं हमारा एक ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होता है, और लिपटे हुए डीएनए को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यहाँ पे एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर देखते हैं तो 200 बेस पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। कितने में 200 बेस पेयर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक आपका ऑक्टोमर हमें देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर हमारा डीएनए क्या हुआ देखो ये व्रैप करके निकला हुआ है हमारा, ठीक है हमारा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो इसके ऊपर जो इसमें लिपटा होता है, ये जो इसके जो टर्न होते हैं इसके ऊपर एक ऑक्टोमर के ऊपर वो होते हैं हमारे 1.25 टर्न के आसपास हमें देखने को मिलता है। कितने होते हैं हमारे 1.25 टर्न हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, इसमें इसको देखने को मिलते हैं हमारे ये। और इस जो जितना लिपटा हुआ है इस डीएनए के ऊपर बात करें तो इनके बीच में लगभग 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट्स होते हैं इन दोनों के बीच में हमारा, ठीक है ना। जितना ये डीएनए लगता है उसके अंदर बीच में देखें तो 200 बेस पेयर्स टोटल प्रेजेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टोटल डीएनए के नंबर्स को हम मालूम भी कर सकते हैं हमारा कि कितने न्यूक्लियोसोम्स होंगे हमारा। तो क्या करेंगे हमारा टोटल डीएनए की लेंथ हमें मालूम है, ठीक है ना हमारा। उसमें अगर हम 200 का
भाग देते हैं हमारा, तो लगभग हमारा 3.3 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूक्लियोसोम्स के नंबर हमें देखने को मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ पे ये नॉर्मल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अब यही धीरे धीरे आगे क्या होता है, और ज़्यादा सुपर कोयल कंडीशन हमें देखने को मिलती है। क्या होता है हमारा, सबसे पहले क्या होता है हमारा डीएनए बनता है, आपको मालूम है ना। अब डीएनए में ये रैपिंग करी इन्होंने, तो क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कर दिया हमारा। क्या बना हमारा, न्यूक्लियोसोम बन गए हमारे, देखते हैं हमारे। अभी न्यूक्लियोसोम जो होते हैं ऐसे 7 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक सोलेनाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही 7 न्यूक्लियोसोम जो 7 सोलेनॉइड मिलके एक सुपर सोलेनॉइड का फॉर्मेशन करते हैं हमारा। सुपर सोलेनॉइड जो होते हैं हमारे वो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं हमारे। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमेटिड बनाते हैं हमारे, और क्रोमेटिड आगे चल के कंडेंस, हाईली कंडेंस कंडीशन में मिलके क्या बनाते हैं हमारा, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए की रैपिंग हमें मतलब उसकी पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। यस, तो क्रोमेटिन इज नथिंग बट रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम हमें देखने को मिलता है हमारा। इस न्यूक्लियस इट लुक लाइक ए स्टेन थ्रेड। जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं हमारे, है ना, ये क्या होते हैं, जब प्रोफेज स्टेज होती है हमारी, है ना, वहाँ पे क्या होता है हमारे क्रोमेटिन हमारे कंडेंस होते हैं, तो हमें विजिबल होते हैं हमारे। तो वहाँ पे क्रोमेटिन जो होते हैं, न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो दिखाई देते हैं किसके रूप में, बीट्स ऑफ द स्ट्रिंग्स के फॉर्म में। तो हमने दूसरा जो डायग्राम पिछले लगा ना, वहाँ पे दाने दाने जैसे हमें स्ट्रक्चर देखे थे, बीट्स ऑफ स्ट्रिंग्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं हमारा। टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ऑर्गेनिज्म यू हैव डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर बाय 200 से कर दीजिए। तो मैंने बताया 3.3 इंटू 10⁻⁷ न्यूक्लियोसोम्स हमें ह्यूमंस में हमें देखने को मिल सकते हैं। इन यूकेरियोट्स की बात करें, मोर पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान और ज़्यादा हमारे कंडेंसेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको किया जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की मदद से किया जाता है। NHC प्रोटीन इसको बोलते हैं। जो क्रोमेटिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूक्रोमेटिन, जो ट्रांसक्रिप्टली क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि लूज होता है हमारा, क्या होता है, लूज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और लाइट होता है, लाइट कलर होता है हमारा, लेस हिस्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इजीली क्या होता है, इसकी अनवाइंडिंग हो सकती है इजीली, तो इसका इजीली हमारा क्या हो सकता है, हमारा इसके कोड्स को हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो यूक्रोमेटिन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टली क्या होता है, एक्टिव हमें दिखाई देता है। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्योंकि डेंस होता है, ये मोर स्टोन प्रोटीन्स होते हैं, तो ये ओपन नहीं हो सकता है। तो इसकी क्या होता है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन इसका नहीं हो सकता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे किस तरीके से हमें देखने को मिलता है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अभी तक हमने डीएनए के बारे में, हमारे मूलभूत जो चैप्टर के बारे में, उसके बारे में, फंडामेंटल सिस्टम के बारे में पढ़ा अभी हमने। अब मेन चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड होगा, फैट होगा, क्या होगा, तो वो हमें इसके बारे में अब यहाँ पे पता लगाना है यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात की थी, तो वो 1928 के अंदर ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑन निमोनिया बैक्टीरिया पे करते हैं, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा होता है। इन सर्च ऑफ नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल विच चेंज आर स्टेन इनटू विरुलेंट एस स्टेन में चेंज कर देगा। ही कंक्लूड दैट द आर स्टेन ऑफ निमोनिया बैक्टीरिया हैज समहाउ ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल्ड एस स्टेन के अंदर बात किया। चले, मैं सिंपल सी भाषा में आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया थी उसके 2 स्ट्रेन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक होता है रफ स्ट्रेन होता है, और दूसरा होता है स्मूथ स्ट्रेन हमें देखने को मिलता है। देखिए, एस स्ट्रेन की बात करते हैं। स्मूथ स्ट्रेन जब इंजेक्टेड किया जाता है हमारा, तो माइस क्या होता है, हमारा डाई होता है। तो स्मूथ या एस का मतलब होता है स्मूथ, क्योंकि इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की क्या होती है, एक लेयरिंग हमें देखने को मिलती है हमारी, जिसके ऊपर एक कैप्सूलेटेड होता है हमारा, जो कैप्सूलेटेड होता है, जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए, तो जो रेजिस्टेंस होता है इम्यूनिटी से, बट जो इसका जो कैप्सूल होता है वो एंटीजन प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ से क्या होता है, इसकी वजह से डेथ हो जाती है यहाँ पे। बट जो रफ स्टेन होता है, इसके ऊपर क्या होता है, हमारा कैप्सूल नहीं होता है हमारा, तो इसको इम्यूनिटी के द्वारा क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे माइस क्या रहता है, लाइव रहता है, यहाँ पे जिंदा रहता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एस स्टेन जो क्या था, हमारा विरुलेंट फॉर्म में था हमारा, इसको क्या हीट किल्ड कर दिया। और जब मानते हैं कि जब आपको हीट किल करते हैं तब प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं। अब इनको जब इंजेक्टेड किया माइस के अंदर, जो कि विरुलेंट फॉर्म में था पहले, है ना, हीट किल करने पे क्या हुआ, इसकी विरुलेंसी खत्म हो गई, तो माइस क्या हुआ, लाइव रहा यहाँ पे, है ना। अब इन्होंने क्या किया,
एस किल्ड, हीट किल्ड जो था हमारा, एस स्टेन जो हमारा था उसको आर रफ वाले के साथ दोनों को मिला के इंजेक्टेड कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि एस स्टेन जो हीट किल्ड कर दिया इसमें विरुलेंसी पावर है ही नहीं इसके अंदर, और आर स्टेन तो वैसे ही नहीं होता है, तो यानी कि जब इंजेक्टेड करना चाहिए तो चूहा क्या होना चाहिए हमारा, जिंदा रहना चाहिए था ना हमारा, सिंपल सा। बट इन्होंने जब फाइंडिंग देखी तो वो क्या हुआ, माइस हमारा क्या हुआ, यहाँ पे डेथ हो गई माइस की क्या हो गई, यहाँ पे डेथ देखने को मिली, यहाँ पे माइस मर गया। क्यों हुआ ऐसा, जब इन्होंने चूहे को ऐसा देखा, चूहे की ऑटोप्सी की, तो उन्होंने देखा कि जो आर स्टेन था हमारा, रफ स्टेन था, वो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, विरुलेंट एस स्टेन के अंदर फॉर्मेशन हमें देखने, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस प्रकार से यहाँ पे। तो ये चीज इसमें देखने को मिली, तो ये इनको लिए आश्चर्यचकित करने वाली बात रही थी यहाँ पे, कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने इस तरह से किया यहाँ पे। बट इसके बावजूद भी क्या चीज हमें मालूम नहीं पड़ी, केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, कि जेनेटिक नेचर कैसी है हमारी, बायोकेमिकल नेचर कैसी है उसकी जेनेटिक मटेरियल की, इसके बारे में यहाँ पे पता नहीं लग पाया। तो इसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, इन्होंने किया था एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंक्लूड किया है ना कि ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर जो होता है हमारा, ना इधर प्रोटीन है ना आरएनए है, बट यहाँ पे क्या है, डीएनए इन्होंने बताया। तो फर्स्ट टाइम प्रूफ जो देने वाली बात थी, फर्स्ट टाइम कहने वाले बात, वो कौन से थे, एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी थे। इन्होंने भी यही ऐसे माइस के ऊपर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, दे यूज प्रोटीजेज एंजाइम किया, आरएनएज एंजाइम यूज किया, किसको डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन और आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए। दिस एंजाइम डिड नॉट इनहिबिट द, इनके एंजाइम के होने के बावजूद भी डिड नॉट ट्रांसफॉर्मेशन आर स्टेन इनटू स्टेनमेंट में नहीं इनहिबिट कर पाए हमारे, है ना, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो केवल डीएनए के केस में ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पे क्या होता है, पर डीएनए कुड स्टॉप द ट्रांसफर, पर डीएनए जो एंजाइम था जब उसको यूज किया तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन को क्या किया, रोक दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एसिस्टेंट बैक्टीरिया लिया उन्होंने, यहाँ पे देखते हैं अदर एंजाइम सबको लिया हमारा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन को नहीं रोक पाए हमारा, तो यहाँ पे डेड हो गया हमारा। पर डीएनए था क्या हुआ हमारा, आर स्टेन था हमारा, यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया यहाँ पे, ठीक है ना हमारा यहाँ पे, क्योंकि डेड होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या हुआ हमारा, अलाइव रहा। जनरली एसिस्टेंट के साथ मिलाते तो क्या होता है, मर जाना चाहिए था हमारा, पर यहाँ पे मरा नहीं यहाँ पे, है ना, यानी कि इसने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को क्या किया, रोक दिया। तो यहाँ से मालूम पड़ गया डीएनए इज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट टाइम एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी ने ही बताया कि डीएनए जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल होता है। बट साइंटिस्ट अभी भी संतुष्ट नहीं हुए इस बात को लेके, तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का काम किया किसने, उन्हें हर्शे और चेस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं यहाँ पे। दे यूज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जो कि फॉस्फोरस क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है, कभी प्रोटीन में नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरा होता है रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज किया, जो कि क्या होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, सल्फर हमारे डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है स्ट्रक्चर्स में हमारा। यहाँ पे इन चीज़ों को इन्होंने देखा इन्होंने, और ओनली डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने क्या कहा कि बैक्टीरिया एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल, उन्होंने कहा कि जो बैक्टीरियोफेज जो डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज का, वही बैक्टीरियल सेल में क्या करता है, एंटर करता है, और प्रोटीन कैप्सिड होता है बाहर ही रह जाता है। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया। क्या एक्सपेरिमेंट था, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बैक्टीरियोफेज लिया, पहले पे उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे रेड कलर से आपको देखा, इस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पहले कैप्सूल लिया इन्होंने, कैप्सूल को क्या होता है, रेडियो एक्टिव कर दिया इन्होंने, है ना। अब कैप्सूल किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फर का इन्होंने यूज किया, सल्फर 35 का यूज किया। यहाँ पे देखिए हमारा, इसको इन्होंने 3 स्टेज लिए, इन्होंने इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन लिया। इधर दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे प्रोटीन को उन्होंने लेबल्ड किया हमारा, किसने, रेडियो एक्टिव P32 से लेबल किया पे। तो यहाँ पे अंदर वाला डीएनए रेडियो एक्टिव है, यहाँ पे इसका कैप्सिड रेडियो एक्टिव है। देखिए दोनों को उन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन कराया, ब्लेंडिंग कराई, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा जो कैप्सूल था, कैप्सूल तो बाहर रहा है ना यहाँ पे, और डीएनए एंटर किया, और डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था यहाँ पे। जब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया हुआ, तो यहाँ पे नो रेडियो एक्टिविटी, है ना, इज डिटेक्टेड इन द सेल के अंदर कोई रेडियो नहीं, पर जो उसका सुपरनेटेड था हमारा देखने को मिला, तो क्योंकि उसमें क्या था, कैप्सिड हमारे प्रेजेंट थे, तो वहाँ पे उसमें उसके अंदर क्या हुआ, उसकी
उसके अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी यहाँ पे। तो यानी कि ये चीज़ कैप्सिड प्रोटीन यानी कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है हमारा। दूसरा में क्या किया इन्होंने, डीएनए हमारा किया, तो डीएनए बैक्टीरियल सेल्स के अंदर किया, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डीएनए हुआ, तो जब उसके अंदर देखा तो सेल्स के अंदर क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। पर जो कैप्सूल था हमारा, जो सुपरनेटेड बना था, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। तो यानी कि कौन सा मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है हमारा, तो इस एक्सपेरिमेंट से मालूम है डीएनए ही होता है जो हमारा एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव, तो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, हर्शे और चेस ने कहा। फर्स्ट टाइम किसने कहा, तो एवेरी, मैकलॉड और मैककार्टी ने कहा। ये दोनों पॉइंट्स पे आप याद रखिएगा, एग्जामिनर कभी कभी इसी से हमें लाइनों में उलझा देता है, याद रखिएगा यहाँ पे। बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, बात करते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए के लेवल पे हम बात करते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं और दे कैन जनरेट रेप्लिका, अपने रेप्लिकेशन करते हैं किसके द्वारा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा करते हैं। डीएनए इज प्रोडोमिनेटली फाउंड इन जेनेटिक मटेरियल रेदर देन आरएनए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ज्यादा अमाउंट में पाया था आरएनए की तुलना में। क्यों, क्योंकि ज्यादा जो डीएनए क्या था, मोर स्टेबल होता है, क्योंकि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, म्यूटेशंस इसमें हो सकता है हमारा, जो कि इवोल्यूशंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है हमारा, और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकता है मेंडेलियन कैरेक्टर्स के। तो ये किसी भी जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है, 3 कैरेक्टर होना चाहिए हमारा, स्टेबल होना चाहिए, उसमें म्यूटेशंस की पावर भी होनी चाहिए, और अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर से क्या हुआ, एक्सप्रेस भी करना चाहिए। और ये तीनों पावर डीएनए में ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों याद करते हैं हमारा, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए प्रेजेंट होता है। आपको मालूम है हमारा इज अ रिएक्टिव ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से आरएनए क्या होता है, मोर लाइबल हो जाता है हमारा, और इजीली डिग्रेडेबल भी हो जाता है हमारा। और दूसरा होता है यूरेसिल प्रेजेंट होता है, यूरेसिल ऑलरेडी अनस्टेबल हमारा देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन डीएनए वाज द सुपर चॉइस एज ए हेरिडिटी मटेरियल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, आप तो पहले देखिए हमारा 2 हाइड्रोक्सिल की जगह वहाँ पे एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारा, और दूसरा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यूरेसिल की जगह थायमिन प्रेजेंट होता है हमारा। देखते हैं क्योंकि आरएनए यहाँ पे क्या था, अनस्टेबल था, देयर इज ए मोर चांस ऑफ म्यूटेशन होने के चांसेस थे। दैट्स वाई वायरसेस जो होते हैं हमारे आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में इवॉल्व होते हैं, बहुत तेजी से फास्ट होते हैं, क्योंकि आरएनए क्या होता है, अपने आप को बड़ी तेजी से, है ना, किसी भी जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, कुछ भी होता है हमारा, तो वो अपने आप को क्या करता है, इवॉल्व कर जाता है हमारा, इवोल्यूशन हो जाता है उसके अंदर, और अपना तेजी से जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर लेता है हमारा, इसी वजह से। और दूसरा क्या होता है, वायरस की शॉर्ट लाइफ होती है हमारी, तो इसी वजह बहुत ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो आरएनएज होते हैं, जो होता है हमारा, जो वायरसेज होते हैं, उनके खिलाफ मेडिसिन बनाना बड़ा टिपिकल काम हमें देखने को मिलता है हमारा। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ये बात जरूर है कि जो हमारा पहला वर्ड था हमारा, वो आरएनए वर्ड ही रहा होगा, क्योंकि आरएनए के अंदर कैटालिटिक पावर भी हमें देखने को मिली थी, है ना। डीएनए जो होता है वो आरएनए से ही बना है हमारा। कैसे होता है कि केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ द राइबोस शुगर, जो राइबोस शुगर थी आरएनए में प्रेजेंट थी, वो किसमें बदल गई, डीऑक्सीराइबोस शुगर में हुआ हमारा। और दूसरा यूरेसिल जो होता है थायमिन से रिप्लेस हो गया, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल हमें देखने को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में, कि डीएनए अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करते हैं हमारा। डीएनए रेप्लिकेट बाय द सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा यहाँ पे देखने को, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, क्योंकि डीएनए मालूम है हमारा डबल हेलिकल मेथड है हमारा, बात करते हैं, है ना। जब अपने आप को रेप्लिकेशन करना हो तो केवल एक ही स्टैंड काम आती है, इधर वाली या इधर वाली, एक स्टैंड ले लेते हैं हमारा। तो क्या करता है, एक स्टैंड लिया, ये दोनों पेरेंटल स्टैंड है, तो एक स्टैंड लिया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिंग से यहाँ पे अपने आप को एक और न्यू सिंथेसिस कर लेगा। ऐसे दूसरा स्टैंड है, वहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से दूसरा बना, तो 1 से 2, है ना, एक डीएनए से ऐसे 2 डीएनए हमारे फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स कहते हैं हमारा, है ना। एवरी न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए हैज, जो नया सिंथेसिस मेथड होगा उसमें क्या होगा, 1 पेरेंटल स्टैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड हमें देखने को मिला हमारा यहाँ पे। दिस मोड ऑफ रेप्लिकेशन वाज प्रपोज, किसने किया, वाटसन एंड क्रिक ने ही किया, कि शुरू से वाटसन क्रिक डीएनए पे ही काम कर रहे थे यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज ए बेसिस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या, ए के साथ टी, जी के साथ सी का जुड़ना हमारा। यहाँ पे इसको प्रूव किया किसने था, मेसेल्सन एंड स्टेल ने इसको प्रूव किया। दे गिव एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में, ये इन्होंने ई कोलाई के अंदर करके दिखाया है यहाँ पे।
यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है फॉलो द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेम कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव मेथड देखने चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों देखने मिलता है। एविडेंसेस फॉर दिस वाज गिवन बाय, तो मेसेल्सन स्टेल ने तो एक्सपेरिमेंट किया ही सही, इसके अलावा जो टेलर था उन्होंने विंसिया फेविया प्लांट्स पे भी इसको एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे रेडियो एक्टिव थायमिडीन का उन्होंने यूज किया यहाँ पे इसके अंदर देखिए। तो एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में बात करते हैं। तो सीधा आपको मैं आपको बताऊं, थ्योरी पे चले छोड़ दीजिए यहाँ पे। तो मेसेल्सन स्टेन का एक्सपेरिमेंट देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हमारे दो नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स का यूज किया है। एक था हमारा N15 और दूसरा था N14, दोनों नॉन रेडियो एक्टिव थे, याद रखिएगा यहाँ पे पहली बात। तो दूसरा था N15 जो था हमारा वो हैवी था, है ना, क्या हमारा हैवी आइसोटोप होता है ना, और N14 जो होता है उसकी तुलना में थोड़ा लाइटर आइसोटोप्स हमें देखने को मिलता है। इन दोनों को उन्होंने ग्रो करवाया, देखने को मिलता है। उसके लिए जो मीडियम लिया वो था सीजियम क्लोराइड। क्या लिया उन्होंने? सीजियम क्लोराइड मीडियम के अंदर उसको ग्रो कराया इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। क्या एक्सपेरिमेंट का, इधर देखिए, पहले इन्होंने डीएनए को क्या किया, N15 मीडियम में रखा, तो पूरा का पूरा डीएनए कैसा हो गया, N15 वाला हो गया। देख सकते हैं आपको डबल स्ट्रैंड दिख रहे हैं, आपको N15 मीडियम में हमें देखने को मिलता है। और ये हैवी होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, तली पे हमें देखने को मिलेगा अगर सीजियम क्लोराइड के उसमें करेंगे, हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, N15 वाले मीडियम को इन्होंने क्या किया, N14 वाले मीडियम में क्या कराया, ग्रो कराया। किसमें कराया, N15 वाले डीएनए को N14 वाले मीडियम में क्या कराया, ग्रो कराया। अब दो पेरेंटल है वो दोनों अलग हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे ग्रो रेप्लिकेशन होगा। तो क्योंकि यहाँ पे ये मीडियम कौन सा हमारा, N14 वाला, जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, रेड, वो भी क्या, वो कौन से होंगे, N14 वाले होंगे हमारे आइसोटोप्स वाले। तो इसके साथ जब बेस पेयरिंग करेंगे तो मेन पेरेंटल देखिए हमारा रेड वाला दिख रहा है ना हमारा N14 के साथ जो बेस पेयरिंग हो रही है वो कौन सा कर रहा है, N14 वाले मीडियम वाले ग्रो कर रहे हैं। तो रेड के साथ आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही दूसरे में देखिए आपको पेरेंटल के साथ न्यू स्ट्रैंड दिखाई, तो 1 से 2 दिखाई दिए। फिर उन्होंने क्या किया, ग्रो कराया। बैक्टीरिया जो है 20 मिनट्स में ग्रो कर जाते हैं, आपको मालूम है। फिर उन्होंने 40 मिनट्स के बाद उन्होंने क्या किया, दूसरा सैंपल लिया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, वापिस मीडियम क्या रखा उन्होंने, N14 वाला ही रखा। तो यहाँ पे क्या रखा, दो तो हमारे न्यूली सिंथेसाइज बन गए और 2 हमारे क्या होता है, हाइब्रिड टाइप का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सिद्ध किया हमारा स्टॉल और मेसेल्सन ने कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से हमें देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं एंजाइम रिक्वायरमेंट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट की हमें आवश्यकता होती है। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे द मेन एंजाइम जो होता है डीएनए के लिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमें देखने को मिलता है हमारा। इट यूज डीएनए को क्या होता है, डीएनए को एज ए टेम्पलेट के फॉर्म में यूज करता है। यहाँ पे बात करते हैं इट कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को हमारा पॉलीमराइजेशन करता है। हमारा रेप्लिकेशन फोक बनती है हमारी इन स्मॉल ओपनिंग इन डीएनए हेलिक्स वेयर रेप्लिकेशन अकर्स। अब क्या होता है देखिए, डीएनए तो बहुत लंबा है तो पूरे डीएनए के स्ट्रैंड को तो खोला नहीं जा सकता हमारा यहाँ पे। तो क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर जहाँ से हमें रेप्लिकेशन करना है केवल उसी पार्ट को क्या होता है, जैसे है उसको खोला जाता है यहाँ पे, है ना, पूरे को नहीं, कुछ पार्ट को ही खोला जाता है जहाँ से रेप्लिकेशन यहाँ पे करना होता है यहाँ पे, है ना। इसके लिए करने के लिए क्या होता है, डीएनए हेलिक्स को खोलने के लिए हेलिकेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी होती है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या होता है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या होता है, उस पर्टिकुलर रीजन पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, कट कर देगा ताकि वो अलग अलग स्ट्रैंड हमें देखने को मिलते हैं हमारे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशंस करता है न्यूक्लियोटाइड का, कितना 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शंस के अंदर देखने को मिलता है हमारा। ये इंपॉर्टेंट है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है हमारा। यहाँ पे 2 तरह से हमें देखने को मिलता है, एक तो कंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, एक स्ट्रैंड पे 2 स्ट्रैंड बने हमारे, एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस सिग्नल जिसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं हमारा। स्ट्रैंड जो स्ट्रैंड होती है इसकी पोलरिटी क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलरिटी होगा, इसलिए इसका रेप्लिकेशन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम देखने को मिलेगा हमारा। अदर स्ट्रैंड जो होता है ऑफ द जो डीएनए होता है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलरिटी होती है। अब डीएनए पॉलीमरेज के साथ क्या समस्या है कि जब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलता है हमारा, तब तो ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन की करता है, पर अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम चलता है तो ये एडिटिंग करना शुरू कर देता है हमारे, यानी मेन सीक्वेंस को चेंज कर देगा यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरा स्टेट होता है वहां पे क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यूएशन में नहीं होती है, जैसे डिसकंटिन्यूअस स्टेज देखने को मिलते हैं और वहां पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं हमारे,
डीएनए के, उन्हें बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं हमारा। बाद में इन फ्रेगमेंट्स को क्या होता है, जोड़ दिया जाता है, किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है यहाँ पे, है ना। और दूसरा होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो वो स्थान, वो साइट्स होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, तो ये स्थान होता है जहाँ से डीएनए हेलिकेज एंजाइम एंटर करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं ओरिसाइट बोलते हैं हमारा। सो डेफिनेट रीजन ऑफ द डीएनए वेयर रेप्लिकेशन फॉर्क ओरिजिनेटेड होती हैं। आपको इस डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ आपको यहाँ पे। देखिए पहली बात तो आपको मैं जो रेप्लिकेशन में एंजाइम चाहिए, मैं उसके बारे में आपको एक बार पहले तो नाम बता देता हूं आपको। एक तो सबसे चाहिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट। दूसरा डीएनए हेलिकेज एंजाइम चाहिए हमारा, है ना। तीसरा हमारी बात करते हैं हमारा डीएनए गाइरेज एंजाइम चाहिए होता हमारा, है ना, इसको टोपो आइसोमरेज भी बोलते हैं हमारा। और एक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी होते हैं, जो इसके जो ओपन एंड्स होते हैं ये यहाँ पे चिपक जाते हैं ताकि इसके आपस में जुड़े नहीं है, खुले ओपन इसमें रहे, तो ये इस प्रकार से हमारा एंजाइम्स यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे। यस, तो क्या होता है, ओरिसाइट से क्या होता है, डीएनए हेलिकेज एंटर करेगा, दोनों रेप्लिकेशन फोर्क को खोल देगा यहाँ पे, तो इसे एक रेप्लिकेशन फोर्क बन गई हमारी, देखने को मिलता है हमारा। एक टोपो आइसोमेरेज यानी गायरेज होता है, जब डीएनए ओपन होता है तो यहाँ पे सुपर कोइलिंग होती है, सुपर कोइलिंग को खोलने के लिए गायरेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है, इसे टोपो आइसोमेरेज भी कहते हैं, ताकि ये स्ट्रैंड इजीली खुलता चला जाए, यहाँ पे देखने को मिलता है। और हेलिकेज इजीली उस पर काम करता चले और आगे से आगे स्ट्रैंड को खोलता चला जाए यहाँ पे। चलिए अब ये स्ट्रैंड खुल गए यहाँ पे, देखिए अब ये पोलरिटी देखिए यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे हमारा देखना, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच होगा, काम कैसे करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे हमारा काम करेगा। तो यहाँ पे सीधा स्ट्रैंड इसको मिल गया, तो ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड पर देखने को मिलता है, तो कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है हमारी, देखने को मिलती है हमारी। इसी को स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, मेन स्ट्रैंड, कंटिन्यूस सिंथेसिस यानी लीडिंग स्ट्रैंड हमारी कहलाती है। दूसरे पे देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बोलते हैं, यानी लैगिंग, यहाँ पे लैग कर रहा है डीएनए, यहाँ पे देखने को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अब हमें मालूम है कि ये स्ट्रैंड जो होता है, आपको देखो इसको चाहिए तो क्या था, 3 to 5 स्ट्रैंड चाहिए था, अब 3 to 5 तो इधर है, तो इधर तो अभी खुला नहीं, तो इधर तो काम नहीं कर सकता यहाँ पे, है ना, पर ये यहाँ से खुल गया है, तो यहाँ पे क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, पर इस स्टेज में जब काम करता है तो क्या होता है, छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स में बनाता है ये रेप्लिकेशन, तो 5.3 प्राइम छोटे फ्रेगमेंट बन गया, फिर छोटा फ्रेगमेंट बन गया, ताकि छोटा फ्रेगमेंट बन गया क्योंकि एफिशिएंसी इनकी कम ना हो जाए और गलती ना हो इस चीज के लिए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद क्या होता है, ये जब फॉर्मेशन बन जाता है हमारा, तो लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है और इनको सेगमेंट्स को क्या करता है, ऐसे जोड़ देगा, क्या करेगा, इनको ऐसे जोड़ देता है, तो ये बिल्कुल कंटिन्यूस हो जाते हैं बाद में। पर फॉर्मेशन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में हुआ ना हमारा, तो ये लैगिंग करके होता है, इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे इस वाले को, ये डिसकंटिन्यूस होता है और ये कंटिन्यूस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पे इनका फॉर्मेशन हमें दें। तो इस फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी होती है ना राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में आती है, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में आती है ना, यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएटीपी, है ना, डीटीटीपी, डीसीटीपी, है ना, ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे काम में आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन इज ए कॉपिंग ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू एमआरएनए से बनाना, कि डीएनए से क्या हो रहा है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होना, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं यहाँ पे। ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी जीन इज ट्रांसक्राइब इनटू द एमआरएनए, नॉट द होल, पूरा डीएनए कभी ट्रांसक्राइब नहीं होता है, केवल एक छोटा पार्ट ही यहाँ पे ट्रांसक्राइब किया जाता है यहाँ पे रेप्लिकेशन में, है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली एट द 3 रीजन इन द डीएनए यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे। तो जो ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पे होना है उसके 3 यूनिट्स हमें देना। पहला होता है प्रमोटर साइड, जो हमारे को टुवर्ड्स द 5 एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन के पास होता है, जिसको अपस्ट्रीम साइड भी कहते हैं हमारा। दूसरा होती है स्ट्रक्चरल जीन होती है हमारी, जो कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में हमारी, और तीसरी होती है टर्मिनेटर जीन प्रोजेनेट टुवर्ड्स द 3rd एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन की तरफ होती है, डाउन स्ट्रीम भी कह देते हैं यहाँ पे। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अब यहाँ पे क्या डीएनए से आरएनए का, तो यहाँ पे कौन होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में आ रहा है ना। यस, पॉलीमराइज द राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ओनली इन 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में ही यहाँ पे देखने को मिलता है। देयरफॉर इसकी बात करें तो डीएनए स्ट्रैंड हैज पोलैरिटी, कौन से स्ट्रैंड पे होगा, 3 प्राइम टू 5 स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब इनटू द एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होता है। देखिए डीएनए तो क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है हमारा, और आरएनए क्या होता है हमारा,
सिंगल स्ट्रैंड होता है हमारा, तो सिंगल स्ट्रैंड बनाना है तो दोनों का ट्रांसक्राइब करेंगे तो आरएनए के साथ डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। डीएनए डबल स्ट्रैंड, आरएनए डबल स्ट्रैंड तो होता नहीं है, इसलिए एक ही स्ट्रैंड हमारा डीएनए का काम में आता है। दिस डीएनए स्ट्रैंड जो होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हमारा यूज हो रहा है, हमारा टेम्पलेट के रूप में काम हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट यानी साँचा बोल सकते हैं हमारा। द डीएनए स्ट्रैंड विच इज नॉट ट्रांसक्राइब, जो ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है और जिसकी पोलरिटी क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, जो कि एंटी पैरेलल ना दूसरा वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड करता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोडिंग स्ट्रैंड किसी को कोड नहीं करता है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है हमारा, कोडिंग स्ट्रैंड है पर कोड नहीं है। पर साइंटिस्ट ने नाम क्यों रखा है ऐसा मैं आपको अभी समझाता हूँ आगे। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रमोटर होता है इसे डीएनए सीक्वेंसेज होती है डेट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज को बनाने के लिए एक साइट का देती है यहाँ पे। एज वेल एज इट इज आल्सो डिफाइंड टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड्स को भी अलग अलग करने का काम करती है। यहाँ पे हम बात करते हैं के रूप में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ये खुद अपने आप को इनिशिएशन नहीं ले सकता आरएनए पॉलीमरेज। तो उसको इनिशिएट करने के लिए क्या होता है, एक इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर, जो कि इनिशिएशन स्टार्ट कराता है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बट अलोन इट रेस्पॉन्सिबल फॉर, सिग्मा फैक्टर जो होता है इनिशिएशन के साथ साथ इलोंगेशन, एमआरए के इलोंगेशन में भी मदद करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और होती है, यहाँ पे देखिए जो प्रमोटर बॉक्स होता है वहाँ पे एक और कोडिंग हमें देखने को मिलती है, जिसे बोलते हैं टाटा बॉक्स कहते हैं हमारा, TATA टाटा बॉक्स के रूप में हम बोलते हैं हमारा, जिसकी डिस्कवरी प्रिबनोव साहब ने की थी, डेविड प्रिबनोव ने की थी, इसलिए प्रिबनोव बॉक्स भी कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर टाटा बॉक्स वहाँ पे प्रेजेंस होता है हमारा। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर बात करें हमारे, तो यूकैरियोटिक के अंदर गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ पे यूकैरियोटिक के अंदर गोल्डबर्ग है, यूकैरियोटिक में बात करें तो वहाँ पे गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। To explain the point, a hypothetical sequence in the transcription unit, जैसे नीचे की तरफ हम देखने की बात करते हैं, तो एक ही स्टैंड है, डीएनए का स्टैंड है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस तरह से कोड प्रेजेंट है, टेम्पलेट स्टैंड के रूप में काम आ रहे हैं। हमें याद है कि हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होंगे टेम्पलेट स्टैंड, और दूसरा होगा हमारा कोडिंग स्टैंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमें देखना है। तो डीएनए के 2 स्टैंड हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने पूरा कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबाउट डीएनए, यस कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ उसको। देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये पहले तो आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में देखिए। आपको ये डीएनए का एक सेगमेंट है ना, एक सेगमेंट है। अब ये 3 प्राइम ऊपर वाला सेगमेंट जो है हमारा 3 प्राइम, इसको टेम्पलेट स्टैंड बोला, नीचे वाला 5 प्राइम 3 प्राइम कोडिंग स्टैंड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये प्रोमोटर साइट है, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम साइट, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होना है यहाँ पे। दूसरा होता है टर्मिनेटर स्टैंड, ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बंद होना है हमारा, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटर स्टैंड बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये होता है डाउन साइड हमें देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में जो होती है स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंस होती है, जिनके ऊपर कोड होते हैं हमारे, जिनके हिसाब से हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन हमारा देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले जिसमें कोडिंग होगी उसको बोलते हैं, जिसका कोड करना है वो बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, और दूसरा होता है कोडिंग स्टैंड। क्यों बोला कोडिंग स्टैंड, अब समझ लेते हैं इसको बात को। देखिए यहाँ इन्होंने पूछा है कि क्या आप इस डीएनए के सेगमेंट से आरएनए के सेगमेंट का कोडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है क्या होता है कि जो नाइट्रोजन बेस तो हमारे 4 ही होते हैं। हमारा अंतर किस बात का होता है हमारा, कि जो डीएनए में जो थायमिन होता है, वह थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा। हमें मालूम है ए के साथ क्या जुड़ता है, टी जुड़ता है, और जी के साथ क्या जुड़ता है, सी जुड़ता है। अगर यहाँ पे की बात करूँ, इसकी शुरू करूँ, तो ए के साथ यहाँ पे क्या होगा, हमारा टी आना चाहिए हमारा, पर यहाँ पे क्या बनना है, हमारा आरएनए बनना है। तो आरएनए में थायमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा। टी की जगह यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन प्रेजेंट होगा, ए आ जाएगा। जी के साथ क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी के साथ क्या आएगा, जी यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, जी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर ए के साथ क्या हो जाएगा, थायमिन की जगह होगा यूरेसिल आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। टी की जगह क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे देखने को मिलता है।
जी की जगह क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, सी की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो आप इस तरह से बना सकते हैं यहाँ पे, समझ गए आप यहाँ पे। तो ये mRNA का सीक्वेंस हो गया, आप देख सकते हैं। अब आप ये खासियत देखिए, ये जो स्टैंड बना आप देखिए, क्या ये नीचे वाले स्टैंड के समानांतर है कि नहीं। केवल अंतर क्या है, थायमिन की जगह यूरेसिल, देखिए ए की जगह टी की जगह ए आ रहा है, यहाँ पे सी की जगह जी आ रहा है, जी की जगह सी आ रहा है, टी की जगह ए आ रहा है। सिमिलर है कि नहीं हमारा। तो ये जो कोड बनते हैं ये क्या होता है, बिल्कुल कोडिंग स्टैंड के सिमिलर होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, कोडिंग स्टैंड रखा। ओके यस, तो ये ट्रांसक्रिप्शन हमारा mRNA के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे इन प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करते हैं, यहाँ पे mRNA स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग इलोंगेशन प्रोसेस के रूप में होते हैं। इज देयर इज नो नीड ऑफ प्रोसेसिंग, अपने स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं होती यहाँ पे mRNA इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ये स्प्लाइसिंग, ये अभी आगे समझते हैं उसकी बात को हमारा। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा जरूरत नहीं होती, पर यूकैरियोटिक में जरूरत होती है। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इधर तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और तुरंत उसके साथ साथ क्या होता है, ट्रांसलेशन हमें देखने को मिल जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कोई डिफरेंस तो होता नहीं है यहाँ पे, है ना। तो जैसे ही वहाँ पे mRNA बना, जो उसके जो साइटोप्लाज्म जो राइबोसोम में अटैच होकर उसको क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए वहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ देखने को मिलती है, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है हमारा। टर्मिनेशन ऑफ mRNA इज डन बाय द RNA पॉलीमरेज। तो टर्मिनेशन के लिए भी यहाँ पे एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, टर्मिनेशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे बोलते हैं रो फैक्टर, RH रो फैक्टर इसको बोल देते हैं यहाँ पे। सिस्ट्रोन की बात करें तो सेगमेंट ऑफ डीएनए, जहाँ पे कोडिंग होनी है हमारा, क्योंकि पूरा डीएनए तो नहीं होता है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट ही होता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन कहते हैं हमारा। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है कैन बी मोनोसिस्टेनिक होती है, दैट इज कोड फॉर ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड रखती है। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट के अंदर जो mRNA बनता है वो कैसा होता है, हमारा मोनोसिस्टेनिक होता है, और केवल एक ही प्रोटीन के लिए कोड करेगा तो मोनोसिस्टेनिक होता है। जबकि आपको प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक होता है, जो एक mRNA होता है उसमें कई सारे प्रोटीन के लिए कोड हमें देखने को मिलते हैं हमारे। देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस होती है। ये डीएनए का एक सेगमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। पोलैरिटी आप देखेंगे 3' to 5', 5' to 3' to 5' कम प्रमोटर साइट्स को देखेंगे, कोडिंग टेम्पलेट स्टैंड कहलाएगा। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक्टिवेशन करना पड़ेगा, हमारा RNA पॉलीमरेज का एक्टिवेशन होगा हमारा। एक्टिवेशन करने के लिए आएगा प्रमोटर साइट पे क्या जरूर होगा, सिग्मा फैक्टर्स को ही देखेगा। सिग्मा फैक्टर जब जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो ये क्या होता है, इसकी साइट को स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देगा यहाँ पे। तो ये क्योंकि अनवाइंडिंग शुरू हो गई, देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। परंतु ये जो प्रोसेस होती है काफी एनर्जी के रूप में हमारी देखने को मिलती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी के रूप में आती है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से यहाँ पे देखने को मिलता है, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड है ना, ट्राइफॉस्फेट के रूप में आते हैं। क्या आते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में आते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आने, इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ने हैं वो किस में आएंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में जोड़ने में आते हैं, है ना। और इनका क्या होता है, टूट जाते हैं, ये राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में टूट जाते हैं, ट्राइफॉस्फेट के मोनोफॉस्फेट में। और जो ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इनको रेप्लिकेशंस में काम आ जाएगी, एक तो यहाँ पे इसको बनाने में काम आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन में काम आ जाएगा, और जो नाइट्रोजनस बेस निकलेंगे वो उसको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जोड़ने में काम आ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यूस चलता रहता है। आप देखिए, है ना, सिग्मा फैक्टर्स को एलोंगेशन में भी मदद करते रहता है। तो साथ और साथ में साथ क्या पे mRNA का फॉर्मेशन भी होता चला जा रहा है। अब आती बात टर्मिनेशन की, तो जैसे ये आपके RNA पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट पे पहुंचता है तो इसको टर्मिनेट करने के लिए भी क्या होता है, एक और फैक्टर क्या होता है, जिसको बोलते हैं रो फैक्टर बोलते हैं। तो जैसे रो फैक्टर मिलता है, इसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन हमारी क्या होती है, बंद हो जाती है हमारी, और जो mRNA बना था वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाता है यहाँ पे। और इस प्रकार से हमारी ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन की प्रोसेस हम इसको कह देते हैं यहाँ पे। इन यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो क्या करते हैं, मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है इंटरप्टेड
कोडिंग सीक्वेंसेस को इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होती है। यहाँ पे जीन इन यूकैरियोटिक्स, तो यूकैरियोटिक की जीन होती है उसे क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन कहलाती है हमारे। जैसे अभी यहाँ पे तो कंटिन्यूस होता है, यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे द कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं और एक्सप्रेस सीक्वेंसेस होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हमारा एक्सोन पार्ट बोलते हैं। हमारा एक्सोन आर सेड टू बी दो सीक्वेंसेस होते हैं दैट अपीयर्स इन मैच्योर और प्रोसेस आरएनए फॉर्मेशन में एक्सप्रेशन हमें देती है हमारी। दीज एक्सोन्स आर द इंटरप्टेड होते हैं किसके द्वारा, इंट्रॉन्स के द्वारा। इंट्रॉन के द्वारा इंटरप्ट करते हैं हमारे इसको फॉर्मेशन को, यानी किसके पर किसी प्रकार का कोडिंग नहीं होता है हमारा। इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंस होती है, डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस एमआरएनए में होती भी नहीं है, और ये इंटरप्ट भी करती है, तो इनको हटाना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। तो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन फाउंड इन प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। दे कोड मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं, हमें मालूम है। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें सेल्स, दे वर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं इन द न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोट में एक में काम कर, प्रोकैरियोट में, पर यूकैरियोट में क्या होता है, यहाँ पे लेवर ऑफ डिवीजन है, तो 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे काम करते हैं। देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेवर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 1 ये क्या करता है, ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में। तो ये किसके बने होते हैं, 28S यूनिट का बना हुआ है, 18S यूनिट का बना हुआ है और 5.8S यूनिट का बना होता है। दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, इसे प्रीकर्सर ऑफ mRNA भी बोलते हैं। ये इसको हेट्रोजीनस आरएनए भी बोलते हैं, ये है ना, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। फिर तीसरा बोलता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसे टीआरएनए बनता है। ये बना होता है 5SR आरएनए का बना होता है या SN आरएनए का बना होता है। इसका मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इसमें देखने को मिलते हैं हमारे। किस तरह से काम करते हैं देखिए यहाँ पे, देखिए तो हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स के बारे में। तो ये डीएनए हमारा, ठीक है हमारा। अब प्रोमोटर साइट से हमारे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेंगे डिफरेंट टाइप के, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कोडिंग करना शुरू करेंगे यहाँ पे। अब जैसे कोडिंग करेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपको, देखिए ये एमआरएनए का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे 2 कलरेशन में हमें देखने को मिल रहा है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, देखो जो एक्सोन पार्ट है और एक इंट्रॉन पार्ट है। एक्सोन तो क्या होते हैं, जहाँ पे जेनेटिक कोड प्रेजेंट्स होते हैं, पर इंट्रॉन कौन से पार्ट होते हैं जिन पे जेनेटिक कोड प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये इंटरप्ट कर रहे हैं इस चीज को, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 3' to 5' to 3' एमआरएनए का फॉर्म। अब ये जो एमआरएनए बना, ये एमआरएनए कैसा है हमारा, प्री मैच्योर एमआरएनए है, यानी हेट्रोजीनस एमआरएनए हमें कहलाता है हमारा। कैसे कहलाएगा, हेट्रोजीनस एमआरएनए कहलाएगा, प्री मैच्योर एमआरएनए कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में क्या होता है, इंटरप्शन यूनिट प्रेजेंट है, और अगर इसको कोड करेंगे तो कंटिन्यूस प्रोटीन का फॉर्मेशन कोड नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आरएनए स्प्लाइसिंग करनी होती है। स्प्लाइसोसोम्स जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको स्प्लाइसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्प्लाइसोम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो इंट्रॉन होता है उसको स्प्लाइस कर देता है। क्या करता है, स्प्लाइस करता है। स्प्लाइस करके क्या करता है, इसको तो हटा देगा और 2 एक्सोन को क्या करेगा, आपस में जोड़ देगा। ये देखिए आपको, इसको तो हटा दिया इंट्रॉन को और दो एक्सोन उनको जोड़ता चला गया हमारा। देखिए आपको देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्मेशन आपको देखने को मिला है। तो कंटिन्यू एक्सोन देखने को मिल रहा है, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इंट्रॉन्स यहाँ पे रिमूव हो गया हमारे। तो ये कंटिन्यूअस एक मैच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये होता है मैच्योर एमआरएनए का, और ये होता है प्री मैच्योर एमआरएनए का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैच्योर एमआरएनए होता है वो प्री मैच्योर एमआरएनए से लेंथ में क्या हो जाएगा, छोटा हमें देखने को मिलता है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है, जो एमआरएनए यहाँ पे बना, इनकी कोइलिंग ना हो जाए, एक तो आपस में है ना, आपस में घूम ना जाए, है ना, जो एंड ना मिल जाए, या फिर एडल्ट्रेशन ना हो जाए, कोई दूसरे प्रकार के कोड ना मिल जाए। इसको करने के लिए यहाँ पे 2 इवेंट्स और देखने को मिलती हैं। एक होती है कैपिंग इवेंट्स देखने को, जो 5' एंड पे देखने को मिले। यहाँ पे क्या होते हैं, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को कैप कर दिया, जोड़ दिया जाता है भाई। मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या होता है, कैपिंग, जोड़ देता है सिरे के अंदर, ताकि कोई एडल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिले। दूसरा क्या होता है, 3' एंड पे क्या होता है, एडेनिन जोड़ देते हैं। लगभग 200 से 300 एडेनिन लाइन से लगातार जोड़ देते हैं, जिसको पॉली ए टेल या पॉली एडेनाइलेशन प्रोसेस कह देते हैं। तो यहाँ पे ये कैपिंग और टेलिंग प्रोसेस के साथ मैच्योर एमआरएनए यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलती है।
mRNA प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट, जो मैंने बात बताई उसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है, क्या लिखा है हमारा, इन यूकैरियोट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट्स होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, आर नॉन फंक्शनल लेवल पे होता है क्योंकि प्री मैच्योर होता है हमारा। हैंस इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोसेस, उसको स्प्लाइसिंग करने की जरूरत होती है, वेयर एज द इंट्रॉन आर रिमूव किया जाता है और एक्सॉन आपस में क्या होता है, जोड़ दिया जाता है हमारा। हेट्रोजेनस आरएनए होता है अंडरगो एडिशनल प्रोसेस में, तो इसमें कैपिंग या टेलिंग प्रोसेस कहते हैं। कैपिंग में क्या होता है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड यानी मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ देता है, एट 5 प्राइम एंड पे जोड़ देता है हमारा। और टेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, हमारे एडेनाइलेटेड रेसिड्यू 200 to 300 आर एडेड एंड 3 प्राइम एंड पे टेम्पलेट पे, जो कि इंडिपेंडेंट मैनर में जुड़े होते हैं हमारे। इट इज फुल्ली प्रोसेस हेट्रोजेनस एमआरएनए जो होता है उसको अब हम क्या बोलते हैं, मैच्योर एमआरएनए यानी एमआरएनए कह सकते हैं। दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसमें, न्यूक्लियस से कहाँ पे, बाहर साइटोप्लाज्म में बताया, किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे यूकैरियोट में क्या होता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस कपलिंग कपल्ड नहीं होती है, साथ साथ नहीं होगी हमारी, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा देखने को मिलता है हमारा। अब स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द प्रोबेबली एंड द एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम, और स्प्लिट जीन का प्रेजेंट होना ये एंशिएंट फीचर को रिप्रेजेंट करता है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन जो होता है हमारा रिमिनिसेंस ऑफ द एंटीक्यूटी के रूप में हमें देखने को मिलता है, एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड्स को बताता है कि पहले जरूर आरएनए वर्ड रहा हो। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या है, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड टू ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स के रूप में जो कोडिंग के रूप में जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। यहाँ पे जेनेटिक कोड आर प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं हमारा। देयर आर 20 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, और 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन डीएनए के अंदर देखने को मिलते हैं हमारा। तो जेनेटिक कोड इज कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड यानी ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं यहाँ पे, तो 4 into 4 into 4 यानी 64 कोडॉन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए जेनेटिक कोड के लिए क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे अगर सिंगल रूप में हम रहते हैं, यहाँ पे देखने की बात करते हैं तो 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, चार को ही कोड कर पाते हैं। अगर हम डबलेट फॉर्म में रहते तो 4 into 4 करते हैं हमारा, तो 16 ही बनते। तो यहाँ पे जेनेटिक कोड क्या होते हैं हमारे 16 होते हैं, जबकि अमीनो एसिड हमारे कितने हैं 20 हैं हमारा, तो भी हमारा नहीं बनता। तो गेमो नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। उन्होंने कहा कि जरूर जेनेटिक कोड जो होंगे ट्रिपलेट फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। पर शुरुआत में क्या हुआ, साइंटिस्टों ने इसको माना नहीं। क्यों नहीं माना, क्योंकि अमीनो एसिड तो क्या है 20 है ना, तो बाकी के 44 अमीनो एसिड जो कोड है वो किसके लिए बने, वेस्ट ऑफ होगा इस चीज़ को लेके। पर बाद में जब आगे फ्यूचर में और डिस्कवरीज हुई, तब जाके वापस में इसको साइंटिस्टों ने उनकी गेमों की बात को मानना ही पड़ा, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ट्रिपलेट फॉर्म में इनको देखने को मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, UCAG, क्योंकि डीएनए से क्या बनना है, एमआरएनए बनना है, और एमआरएनए में क्या होगा, थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो UCAG देखने को मिला। इधर भी सेकंड हमने किया UCAG, और यहाँ पे UCAG हमारा 3rd पोजीशन लिया। तो यहाँ से इसका U लेते हैं, इधर से इसका U लेते हैं, और इधर से इसका U लेते हैं, तो UUU फेनिलएलानिन बना, UUC फेनिलएलानिन बना, UUA यहाँ पे ले लिया तो ल्यूसीन बना, UUG ल्यूसीन हमें देखने को मिलता है। ऐसे UCU सेरीन ये देखने को मिलता है, टायरोसिन, है ना, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये टोटल 64 कोडॉन्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इन 64 कोडॉन में देखते हैं तो यहाँ पे मेन कोडॉन तो होते हैं हमारे 61 कोडॉन तो हमारे काम में आते हैं अमीनो एसिड के लिए, और 3 कोडॉन जो स्पेशल होते हैं वो होते हैं स्टॉप कोडॉन, UAA स्टॉप कोडॉन, UAG स्टॉप कोडॉन, और UG स्टॉप कोडॉन हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। चलिए एनसीईआरटी क्या बात को कहती है यहाँ पे, द साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड एज फॉलोज। कोडॉन इस क्या होंगे, ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, जो कि इंडिकेट किसने बताया था, हमारा गेमो ने बताया था हमारा। टोटल 64 कोडॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। 61 कोडॉन्स कोड 4 का अमीनो एसिड्स को करते हैं हमारा। 3 कोडॉन होते हैं जो किसी को भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, उनको क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स हमें कहते हैं हमारा। 1 कोडॉन कोड फॉर 1 अमीनो एसिड के लिए ही कोड करता है। इसे एनएम्बिजिनस यानी असंदिग्ध और स्पेसिफिक यानी विशिष्ट प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं हमारा। Some amino acids are coded by more than 1 codon से
कोड कहते हैं उन्हें क्या होता है, डीजेनरेसी हम इसको कहते हैं हमारा। कोडॉन इज रीडेड इन द mRNA इन ए कंटिन्यूस फैशन में रीड करता है। तो कंटिन्यूस लाइन जैसे हमने टेम्पलेट हमारा वहाँ पे देखा था हमने, है ना, वहाँ पे तो उनके बीच में कोई कोमा नहीं होगा या कोई डैश नहीं होगा, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखे जाते हैं, यानी कि नो पंक्चुएशन इसमें देखने को मिलती है हमारा। कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ओके, सबके अंदर एक जैसे कोड हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें और ह्यूमन से बात करें तो यू क्या होता है, फेनिल एनानिल के लिए कोड करता है, बट एक्सेप्शन जरूर देखने को मिलता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन जो होते हैं हमारे इन प्रोटोजोन्स के अंदर, उसमें जरूर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो AUG होता है वो एक ड्यूल फंक्शन कोडॉन के रूप में काम करता है। AUG होता है मिथियोनिन के लिए कोड होता है, AUG क्या है मिथियोन, बट इसके साथ साथ ये क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन भी कहलाता है या स्टार्टिंग कोडॉन भी कहलाता है। तो जैसे 3 स्टॉप कोडॉन थे हमारे UAA है ना, UAG और UGA हमारा था, ऐसे हमारा ये स्टॉप कोडॉन थे, और AUG हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग कोडॉन कहलाता है, और मिथियोनिन को भी कोड करता है। यानी कि किसी भी अमीनो एसिड में पहला जो कोड आएगा वो मिथियोनिन ही होता है, हमारा अमीनो एसिड मिथियोनिन ही जुड़ता है। आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे डेसिपेयरिंग ऑफ द कोडॉन, जो इनका ट्रिक था उनको तोड़ने का काम, है ना, किस तरह से काम करते हैं हमारा, यूजिंग ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन सेल फ्री सिस्टम, इसको तोड़ने का काम निरेनबर्ग ने किया था। निरेनबर्ग, मथाई और हरगोबिंद खुराना तीनों ने मिलकर साथ साथ यहाँ पे काम किया था। हरगोबिंद खुराना साहब थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 न्यूक्लियोटाइड्स का यूज किया। कौन सा, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डी-सिस्टीडीन ट्राइफॉस्फेट को यूज किया इन्होंने, और आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ mRNA का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे क्रैकिंग ऑफ द जेनेटिक कोडॉन की बात करें, ये डन किया गया था निरेनबर्ग और हरगोबिंद खुराना। मथई का नाम यहाँ पे नहीं जोड़ा है, एनसीईआरटी में मथई साहब भी थे। यहाँ पे UAA की बात करते हैं तो UAA जो था हमारा, उसको ऑर्चर भी कहते हैं। UAG की बात करते हैं, इसे अंबर भी कहते हैं, और UGA से ओपल भी कहते हैं, इनके नाम देते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, या स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, या चेन टर्मिनेशन कोडॉन भी कहलाते हैं। दे डिड नॉट have message for any amino acids but they have message to stop का काम करते हैं, ट्रांसलेशन स्टॉप करने के लिए। यहाँ पे वोबल्स हाइपोथेसिस की बात करते हैं जो कि क्रिक ने दी थी। इन्होंने क्या कहा कि ट्रिपलेट फॉर्म होता है जिसमें थर्ड न्यूक्लियोटाइड जो होता है जेनेटिक कोड इस वर्बल टाइप का होता है, डेट इज नॉट स्पेसिफिक टाइप के हमें देखने को मिलते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल जैसे जेनेटिक कोड की बात करें, एलानिन को कोड करते हैं GCU, है ना, GCC और GCA, तीनों इसके एलानिन के कोड है। यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड ऑफ जेनेटिक कोड क्या होते हैं हमारे, सेम है, देखो GC देखने को मिलता है, बट थर्ड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट हमें देखने को मिलता है हमारे। सेम क्या होते हैं, वोबल्स हाइपोथेसिस कहते हैं। यहाँ पे एक और एंजाइम मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, सर्वो-ओचा एंजाइम की बात करते हैं। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये पॉलीमराइज RNA करता है विथ डिफाइंड सीक्वेंसेस इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट सिस्टम्स के अंदर करते हैं, यानी कि इसको mRNA बनाने के लिए DNA टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पे। अब दूसरी बात करते हैं इंसर्जन। अगर DNA टेम्पलेट की बात सीधा जो बात करते हैं, हमारा कोडिंग है हमारी, अगर वहाँ पर कोड को हमारा नाइट्रोजन बेस के जो कोड है उसमें इंसर्जन और डिलीजन हो जाए हमारा 1 या 2 बेस पे, तो चेंज द रीडिंग फ्रेम, पूरी चेंज को क्या करेंगे हमारी, चेंज करते हैं कि जहाँ से हमने उसको इंसर्ट किया है, डिलीट किया है, तो उसके आगे की पूरी चेंज क्या होती है हमारी, चेंज हो, क्योंकि क्या होता है ट्रिपलेट के फॉर्म में उसको आपको क्या होता है RNA पॉलीमरेज ट्रिपलेट के फॉर्म में उसको क्या करेगा हमारा, रिकॉग्नाइज करने का काम करता है हमारा। और आपने एक को हटा दिया या जोड़ दिया तो वो चेंज हमारी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो उसके आगे के सारे प्रोटीन के लिए कोड हमारे क्या हो जाएंगे, अमीनो एसिड के लिए कोड क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट इंसर्जन या डिलीशन म्यूटेशन भी कहते हैं। और रिजल्टेंट क्या होता है हमारा, थैलेसीमिया जैसी बीमारी डेवलप हो जाती है यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। अगर यहाँ पे डिलीजन और इंसर्जन की बात करें 3 या मल्टीपल ऑफ 3 बेसेस के रूप में किया जाए यहाँ पे, ठीक है ना, पर एक ट्रिपलेट हमारा निकाल दिया है या जोड़ दिया हमारा, तो क्या होगा, केवल जहाँ पे आपने जोड़ा है तो वो जो नया जोड़ा है केवल उसी का ही अमीनो एसिड का कोड चेंज होगा, बाकी पूरी चेन हमारी क्या होती है, चेंज नहीं होती है यहाँ पे। ओके, यस।
tRNA एडेप्टर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें। रीड द जेनेटिक कोड इन mRNA थ्रू एंटीकोडोन एंड ब्रिंग एमिनो एसिड फॉर द ट्रांसलेशन। तो tRNA क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? mRNA पे क्या होता है? अपने एंटीकोडोन जो लूप होता है उसके द्वारा उसको क्या होता है? सेंस करता है और उसी से रिलेटेड स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को एमिनो एसिड पूल से यानी साइटोप्लाज्म से आपको लाने का काम भी करता है हमारा। इसको आल्सो कॉल्ड एस आरएनए भी बोलते हैं, सोल्यूबल आरएनए भी इसको कह देते हैं। इट नॉन बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्ट, जब से जेनेटिक कोड पोस्टुलेटेड हुए हैं उससे पहले से ही tRNA को जानते हैं हमारा। हैज ए एंटी कोडोन लूप यहाँ पे देखने को मिलता है। डेट इज बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। इसके ऊपर एंटी कोडोन लूप होता है जो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे कोड को क्या करता है? रीड करने का काम करता है। आल्सो हैज एमिनो एसिड एक्सेप्टर भी यहाँ पे होता है एंड विच इज बाइंड टू द एमिनो एसिड से बाइंड करने का काम करता है। यहाँ पे tRNA क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ईच एमिनो एसिड के लिए एक अलग तरीके का tRNA हमें देखने को मिलता है। फॉर इनिशिएशन के लिए बात करें तो देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रेफर्ड इनिशिएशन tRNA यहाँ पे देखने को मिलता है। देयर इज नो tRNA फॉर स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इट लुक लाइक ए क्लोवर लीफ, यानी 2D स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देती है हमारी। और एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें, 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो इन्वर्टेड एल के फॉर्म में हमें दिखाई देती है। तो जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा होगा tRNA की, क्लोवर लीफ मॉडल आपने देखा होगा अपनी बुक्स के अंदर, इस तरीके से देखिए। अब इस तरीके से इस तरीके से आपने tRNA का शेप आपने देखा होगा यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे बोलते हैं एंटी कोडोन वाली साइट बोलते हैं। ये क्या काम करता है? हमारा रिकॉग्नाइज करता है, mRNA को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है और उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करता है। यहाँ पे बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं तो ये होता है हमारा T5C। क्या होता है हमारा? T5C लूप कहलाता है हमारा। ये क्या कहलाता है हमारा? T5C लूप कहलाता है हमारा। इसको अटैचमेंट लूप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अटैचमेंट लूप कहते हैं हमारा। ये tRNA को क्या करता है हमारा? राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से जोड़ने का काम करता है। तो ये होता है हमारा DHU लूप कहलाता है हमारा। ये हमारा इधर कहता है DHU लूप कहलाता है हमारा। ये DHU लूप क्या करता है? यहाँ पे इसमें अमीनो एसिड सिंथेसिस एंजाइम्स को क्या होता है? रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। यहाँ पे इस तरह होता है। और यहाँ पे होता है आपको ये आता है आपके एडेप्टर, आपको होता है आपके जो एमिनो एसिड को क्या करता है हमारा? यहाँ पे जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे इस तरह से जोड़ने को देखने को मिलते हैं। तो ये होती है हमारी कौन सी? 2D स्ट्रक्चर जो क्लोवर लीफ कहलाता है। और एक्चुअल अगर 3D में देखते हैं तो ये इन्वर्टेड एल के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है हमारा। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर से देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये mRNA है, ये tRNA हमें देखने को मिलता है हमारा। ओके, यस। और आप इसको देखेंगे तो ये एंटी कोडोन पार्ट हमें देखा। तो mRNA पे क्या होता है? जो कोडोन हो गए उसके अकॉर्डिंग एक होता है क्या भी बेस पेयरिंग करता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, और उसी प्रकार के एमिनो एसिड्स को लेके आएगा। तो UCA बना हमारा। UCA किसका है? सेरिन का कोड है, सेरिन को लेके आ गया है ना। यहाँ पे AUG बना तो टायरोसिन को लेके आ गया हमारा। इस तरह से कोड हमारा देखने को मिलता है। इस प्रकार से mRNA को लाके यहाँ पे जोड़ता रहता है। और जैसे tRNA दोनों पास में आते हैं हमारे, क्या होता है? आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं यहाँ पे। चलिए आगे क्या कहती है एनसीईआरटी इसके बारे में? ट्रांसलेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है? इन कोडोन से कैसे अमीनो एसिड्स हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे? सो प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन में बताना क्या करता है हमारा? ट्रांसलेशन प्रोसेस करता है। द ऑर्डर and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA में सीक्वेंस है, उसी के हिसाब से पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। एमिनो एसिड्स आर जॉइन होते हैं हमारे किसे? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिली। देयरफॉर द फर्स्ट फेज इटसेल्फ एमिनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड, यानी सबसे पहले क्या होता है? एमिनो एसिड को क्या करता है? एक्टिवेटेड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी के रूप में कहता है, और लिंक टू देयर
कोगनेट टीआरएनए के साथ उसको जोड़ दिया जाता है हमारा। द प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड क्या कहलाती है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहलाता है या एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहलाता है। तो यहाँ पे एमिनो एसिलेट टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम यहाँ पे काम करता है यहाँ पे। और इसके बाद क्या होता है, जुड़ने के बाद क्या होता है, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो इन्हीं के फॉर्मेशन से एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है हमारा और स्पेसिफिक टीआरएनए की चार्जिंग भी हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पे। इन सच टू चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोजर, जो दोनों पास में आते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं, एक प्रकार से बॉन्ड बनना शुरू होते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इनहैंस जो होती है मतलब रेट ऑफ पॉलीपेप्टाइड को फॉर्मेशन को बढ़ा देती है यहाँ पे। ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द राइबोसोम्स में देखें तो राइबोसोम कैसे हेल्प करते हैं हमारा, इट इज इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं जनरली राइबोसोम्स। एग्जिट्स एट टू सब यूनिट के रूप में रहते हैं, जैसे कि लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट होती है और दोनों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर एंड एमआरएनए से जुड़ती है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन्स हमारी शुरू हो जाती है, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। देयर आर टू साइड्स इन द लार्जर सब यूनिट्स में दो साइड्स हमें देखने को मिलती है हमारे। द सब्सिक्वेंट एमिनो एसिड टू बाइंड एंड थस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर टू फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। किस तरह से, अभी आगे समझते हैं इसको। द राइबोसोम आल्सो एक्ट एक कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है। तो राइबोसोम की जो भी बड़ी यूनिट होगी वो कैटेलिस्ट के लिए काम करेगी। जैसे 23S ये क्या होती है, जनरली आपको होता है बैक्टीरिया के अंदर लार्जर यूनिट होती है हमारी, तो ये हमारे कैटेलिस्ट के रूप में काम करेगी। यूकैरियोटिक में बात करें 20S सबसे बड़ी यूनिट होगी तो वो कैटेलिस्ट के रूप में यानी राइबो एंजाइम के रूप में काम करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बैंड बनाने के लिए यहाँ पे काम होता है इस तरह से। देखिए ये स्ट्रक्चर्स हमें देखना है, ये एमआरएनए है, ये यहाँ पे टीआरएनए आपका राइबोसोम जुड़ गया, ये लार्जर यूनिट और ये स्मॉलर यूनिट हमें देखने को मिलती है हमारी। अब यहाँ पे जो होता है इसकी 3 साइटें हमें देखने को मिलती है। जब ये आरएनए यहाँ पे जुड़ता है तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, 3 साइटें हमें जुड़ती हैं यहाँ पे। पहली होती है ए साइट, दूसरी होती है पी साइट्स में देखने को मिलता है और तीसरी होती है ई साइट्स हमें देखने को मिलती है। 3 साइट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ए साइट जो होती है, जो टीआरएनए आ रहा है उसको एडेनाइजेशन करने का काम करता है, तो एमिनो एसिड साइट भी बोलते हैं उसको या एडेनाइजेशन साइट भी बोलते हैं हमारा। तो ये होता है जो न्यूली टीआरएनए आ रहा है हमारा इस कोड के उसको जोड़ने का काम करेगा। दूसरी होती है पी साइट, ये दोनों के बीच में क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है। और तीसरी होती है ई फॉर एग्जिट साइट, जो टीआरएनए होता है वो क्या होता है अपने अमीनो एसिड्स को छोड़ जाएगा और टीआरएनए बाहर निकल जाता है, यानी एग्जिट होता है, तो ई एग्जिट साइट्स होती है। तो इनिशिएशन स्टार्ट यहाँ पे इस तरह से होता है और तरह से ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये इनिशिएशन स्टार्ट हुआ, इसका क्या होगा, इलोंगेशन होगा, तो लॉन्ग चेन बनती चली जाएगी और जहाँ पे जैसे ही स्टॉप कोडॉन आ जाएंगे तो ये चेन क्या होगी, इसे छूट जाएगी यहाँ से इससे और एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 स्टेट होती है, इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन। 3 प्रोसेस में हमारा ट्रांसलेशन की प्रोसेस पूरी होती है, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा, है ना। एन एमआरएनए आल्सो हैव सम एडिशनल सीक्वेंसेस अदर देन, है ना, इनिशिएशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के अलावा भी यहाँ पे क्या होती है, कुछ नॉन ट्रांसलेटेड सीक्वेंस होते हैं जिन्हें होता है अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। देखिए जहाँ पे अगर इनिशिएशन हमें होगा, इनिशिएशन क्या होगा, एयूजी कोड कराएगा, है ना, और अगर स्टॉप कोडॉन कराना आपको तो एयूजी आपको यूएजी साइड हमें देखने को मिलेगा हमारा। इसके पहले अगर कोई कोड प्रेजेंट है हमारे, या इसके बाद अगर स्टॉप कोडॉन के बाद कोई कोड प्रेजेंट है हमारे, तो इन कोडेड को क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, यूटीआर रीजन बोलते हैं यहाँ पे, है ना। ये यूटीआर रीजन क्या करते हैं, आर प्रेजेंट एट द बोथ एंड, यानी 5 एंड पर देखने को मिलेंगे, बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड 3rd एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन देखने को मिलते हैं। और दे रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए हमारा क्या होता है, बहुत रिक्वायरमेंट जरूरत होती है हमारा। ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन द राइबोसोम मूव फ्रॉम, क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, कोडॉन टू कोडॉन मूव करता है, होता है एमआरएनए पे मूव करता चला जाता है यहाँ पे। Amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequences and dictated by the DNA and represented by the mRNA के द्वारा। तो जो DNA का सीक्वेंस था उसके अनुसार और mRNA द्वारा RNA ने रिप्रेजेंट किया था उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड की क्या होगी, चेन बन जाएगी हमारी। एट द एंड द रिलीज फैक्टर
रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडन, क्या होता है रिलीजिंग फैक्टर होता है वो स्टॉप कोडन पे जुड़ जाता है हमारा, एंड टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, एंड रिलीज द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करेगा रिलीज कर देगा फ्रॉम द राइबोसोम से। तो यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमें मिल जाएगी जो किसी न किसी प्रोटीन को क्या कर देगी कोड कर रही होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि कैसे जीन एक्सप्रेस अपने आप को एक्सप्रेस करती है, यहाँ पे देखने को मिलता है। जीन रेगुलेशन जस्ट एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन जीन अकॉर्डिंग टू सेल लेवल। जीन रेगुलेशन क्या चीज़ है, हमें जरूरत है तो हम उसको एक्सप्रेस कराएंगे, हमें प्रोटीन की जरूरत है और नहीं जरूरत है तो हम उसको क्या करेंगे इनएक्टिव फॉर्म में रखेंगे। यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा से जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के बनाने में मदद करेगी हमारे। इन यूकैरियोट्स के अंदर बात करते हैं तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सर्टेड, तो 4 जगह पे हमारा यूकैरियोट में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना। दूसरा प्रोसेसिंग लेवल पे कर सकते हैं यानी रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग पे। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म पे, वहां पे जाने से रोक सकते हैं। चौथा है हमारा ट्रांसलेशन लेवल पे इसको क्या करते हैं स्टॉप करके हम इसको जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं हमारा। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें तो कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी जो इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, वहीं पे इसमें साइट्स में ही अरेंजमेंट होता है हमारा इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के रूप में। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक्टिविटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज जो होता है हमारा at a given promoter is a turn regulated by the interaction with the some accessory proteins होते हैं उनके साथ इसको कंट्रोल किया जाता है which affect its ability to recognize the start sites को क्या करते हैं अफेक्टेड करते हैं। this regulatory protein can be कैसे होते हैं पॉजिटिवली वे में काम करते हैं तो एक्टिवेटर के फॉर्म में भी हो सकते हैं और नेगेटिव वे में काम करते हैं तो रिप्रेसर के फॉर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं हमारा। the accessibility of the promoter region of the prokaryotes DNA is in many cases regulated by the interaction of the protein with sequence, तो हमें ऑपरेटर्स के रूप में हमारा कंट्रोल होता है। कैसे आगे समझते हैं हमारा जो ऑपरेटर रीजन होते हैं हमारा एडजेसेंट टू प्रोमोटर के पास में ही रहता है हमारा इन मोस्ट ऑपरेरॉन्स के अंदर एंड मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करके इसको स्टॉप या ऑन किया जा सकता है हमारा। ठीक है, यस। Each operand has its specific operator और specific repressor हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लैक ऑपरेटर की बात करूँ इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ऑपेरॉन में देखने को मिलेगा एंड इट इंटरेक्ट स्पेशली है ना विद द लैक रिप्रेसर ओनली के साथ ही देखने को मिलता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑपेरॉन के बारे में बात करते हैं हमारा लैक ऑपेरॉन। तो पहले बात करते हैं ऑपेरॉन क्या है, क्लस्टर्स ऑफ द जीन होती है एक प्रकार से, ठीक है ना, दे वर्क टुगेदर, एक काम कर रही होती है हमारी ऑपेरॉन के अंदर। तो ओपेरा से ये वर्ड लिया हुआ ऑपेरॉन है ना, यस। इट इज प्रपोज्ड बाय किसने किया था, जेकब एंड मोनार्ड ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया टू इलुसिडेट द ट्रांसक्रिप्टली रेगुलेटरी सिस्टम्स इन ई कोलाई के अंदर, मैंने सबसे पहले उनको बताया। इन लैक ऑपेरॉन के अंदर या लैक से मतलब है लैक्टोज से मतलब है हमारा सब अदर एग्जांपल की बात है जैसे कि ट्रिप्टोफान टीआरपी ऑपेरॉन यानी कि ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन है ना, एआरए यानी कि एल अरेबिनोज ऑपेरॉन, एचआईएस हिस्टोन ऑपेरॉन, वीएल यानी कि वेलिन ऑपेरॉन हमें डिफरेंट टाइप के में देखने को मिलते हैं। ए पॉलीसिस्टेनिक स्ट्रक्चर्स जीन इज रेगुलेटेड बाय द कॉमन प्रोमोटर रेगुलेटरी जीन्स के द्वारा क्या होता है यहाँ पे इसको कंट्रोल किया जाता है। सच अरेंजमेंट जो होता है वेरी कॉमन बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं एज ए ऑपेरॉन यानी क्लस्टर ऑफ जीन के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन इसमें देखने को मिलती है और 3 स्ट्रक्चरल जीन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे ऑपेरॉन के अंदर। जीन कौन सी होती है, ZYA, आप याद रखिएगा, जया याद रखिएगा। और एक आई जीन होती है हमारी, इनिबिटरी जीन हमें देखने को मिलती है हमारी, या रिप्रेसर जीन भी हमें देखने को मिलती है ना, फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपेरॉन के लिए हमें देखने को मिलती है। द जेड जीन जो यहाँ पे होती है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए कोड करती है हमारा और रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है हमारा किसके लिए, हाइड्रोलाइसिस को, करती है लैक्टोज को इनटू गैलेक्टोज और ग्लूकोज में करती है। देखिए सीधी सी बात है, जब बैक्टीरिया है अगर उसको सीधा सीधा ग्लूकोज मिल रहा है तो उसको जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, पर अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है वहां पे
किसी मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज को वो डायरेक्टली क्या यूज नहीं कर सकता है, तो लैक्टोज को क्या होगा, उसको तोड़ना पड़ेगा किसके अंदर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के लिए, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को तोड़ने के लिए उसको क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, तो तब जाके ये लैक ऑपेरॉन हमारा क्या होगा, हमारा चालू हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ऑपेरॉन जो क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, हमारे स्टॉप कंडीशन में होते हैं, ऑफ कंडीशन में होते हैं, इनको बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन्स बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल जीन्स बोलते हैं हमारे। और जब यहाँ पे इंड्यूसर्स प्रेजेंस होता है, इंड्यूसर की प्रेजेंट में ये एक्टिव होती है, नॉर्मली ये क्या होता है हमारा, ये स्टॉप होता है। इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज हमारा काम करते हैं, और कुछ ऑपेरॉन क्या होता है जिसमें रिप्रेसेबल जीन प्रेजेंट होती हैं जो हमेशा ऑन होती है हमारा, और जब रिप्रेसर प्रेजेंट होगा तब ये क्या होगी, ऑफ हो जाएगी, जैसे ट्रिप्टोफान लैक ऑपेरॉन के अंदर हम बात कह सकते हैं। यहाँ पे तीसरे प्रकार के जीन पड़ते हैं, जो वाई जीन की बात करूं वहां पे क्या परमेजेज एंजाइम के लिए कोड करती है। परमेजेज क्या करती है, परमेबिलिटी बढ़ाती है सेल मेम्ब्रेन की, ताकि बीटा गैलेक्टोसाइड एंटर आ सके हमारा। और जीन ए जो होती है वो एनकोडेड करती है ट्रांस एसिटिलेज के लिए कोड करती है हमारा। ऑल थ्री जीन्स प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म द लैक्टोज, तीनों जो है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखने को लैक्टोज इज ए सबस्ट्रेट होता है फॉर द एंजाइम, किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड इज रेगुलेट द लैक ऑपेरॉन को क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारा बाय स्विचिंग ऑन ऑफ द ऑपेरॉन। क्या होता है, इंड्यूसर्स के फॉर्म में क्या होता है, इंड्यूसिबल जीन होती है यहाँ पे, इस प्रकार से बात करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर नहीं है यहाँ पे, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर है ना, द रेगुलेटरी जीन कोड फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन, तो रिप्रेसर प्रोटीन के लिए क्या होती है, वो कोड करते हैं विच बाइंड द ऑपरेटर्स पे क्या करती है, बाइंड कर देगी जीन को, एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन, किसको, ZYA को। किस प्रकार से, देखिए आपको मैं समझाता हूं आगे, इसमें देखिए डायग्राम से इसको समझते हैं यहाँ पर। तो ये एक लैक ऑपेरॉन है हमारा, है ना, क्लस्टर्स ऑफ जीन हमें ये प्रोमोटर साइट्स है, ये इनहिबिटर साइट्स है हमारा, ये रिप्रेसर जो हमें देखने को मिलते हैं हमारी साइट्स बोलती है हमारी, प्रोमोटर के पास भी ऑपरेटर होती है, और ये स्ट्रक्चर जीन हमारा ZYA हमें देखने को मिलता है। तो ये होता है इंड्यूसर, जो इनहिबिटरी जीन्स होती है हमारी, बात करें इनहिबिटरी, ये हमेशा क्या करती है हमारा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा, इस पे से ये इसके ऊपर चलता चला जाएगा हमारा, जाता जा रहा है हमारा। ये जैसे ही इनहिबिटरी जीन के ऊपर जाएगा तो रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा, है ना, रिप्रेसर mRNA को बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्रेसर बन जाएगा। ये रिप्रेसर जैसे बनेगा ये यहाँ से चलेगा और ऑपरेटर साइट पे यहाँ के इसको बाइंड कर देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे बाइंड करें तो ये जो पॉलीमरेज आ रहा है हमारा, ये आगे नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जाएगा तो ZYA को क्या होगा हमारा, इसको ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा इसका, तो ट्रांसलेशन इनसे जो एंजाइम बनने वो नहीं बनेंगे, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर की बात करते हैं यहाँ पे। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, जैसे इंड्यूसर आया, इंड्यूसर यहाँ पे क्या होता है हमारा, लैक्टोज मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो रिप्रेसर प्रोटीन तो mRNA को बना रहा है हमारा, है ना, यहाँ पे इंड्यूसर बना हमारा, यहाँ पे आपका ये रिप्रेसर बना। अब रिप्रेसर के साथ इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज इसके साथ जुड़ गया, जुड़ने से क्या होगा, इसकी जो रिप्रेसर की स्ट्रक्चर क्या होगी, चेंज होगी, तो ये ऑपरेटर को क्या होगा, बाइंड नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, अब नहीं कर पा रहा, तो जो mRNA बना पॉलीमरेज ये कंटिन्यूस आगे चलता चला जाएगा, ठीक है ना, आगे जाएगा तो जब जेड स्ट्रक्चरल जीन जाएगा तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बना देगा, वाई पे जाएगा तो परमेजेज को बनाया जाएगा, और आपके ए पे जाएगा तो ट्रांसलेशन को बन जाएगा। तो यहाँ पे एक mRNA बन जाएगा, और ये mRNA कैसा है, पॉलीसिस्टोनिक होता है, जिसके ऊपर एक से ज्यादा प्रोटीन के कोड होंगे, उन्हें बोले तो पॉलीसिस्टोनिक mRNA बन जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंट तरह के हमारे क्या होंगे, एंजाइम्स के फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेस कब तक चलती जाएगी, जब तक मीडियम में क्या मौजूद है, लैक्टोज मौजूद है ना, यस, ये देखने को, तो ये तो लैक ऑपेरॉन हमें इसको बोलते हैं यहाँ पे। इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर देखते हैं यहाँ पे, लैक्टोज इन अ लैक ऑपेरॉन, दिस इंड्यूसर बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन which was coded by the regulatory gene, so repressor protein become inactive हो जाती है and cannot bind the operator gene, so RNA polymerase RNA structural gene Z को नहीं कर पाते हैं। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय द रिप्रेसर इज रेफर्ड एज ए नेगेटिव रेगुलेशंस के रूप में काम करते हैं हमारे, किसके रूप में काम करते हैं, नेगेटिव रेगुलेशंस के रूप में काम करता है हमारा, ठीक है ना, कि ऑफ करके रखता है हमारा, तो नेगेटिव रेगुलेशन यहाँ पे याद रखिएगा हमारा, है ना, नेगेटिव रेगुलेशंस। और नॉर्मल कंडीशन देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ द अप्रोच नहीं होता है, तो ये क्या होती है, स्विच ऑफ स्टेट में हमें देखने को मिलती है हमारा। टर्म एंड कंडीशन ऑफ एक्सप्रेशन द लैक ऑपेरॉन क्या होता है हमारा, ग्लूकोज वहां पे एब्सेंट होना चाहिए और लैक्टोज वहां पे
प्रेजेंट होना तभी ये ऑन होगी हमारा इन द मीडियम के अंदर। द रिप्रेसर ऑफ द ऑपेरॉन इज सिंथेसाइज ऑल द टाइम, जो कॉन्स्टेंटली बनती है फ्रॉम द आई जीन। रिप्रेसर हमारी कंटिन्यूस बनता रहेगा, है ना, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो चाहे मत हो हमारा। A very low level of the expression of the lactoferrin has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell at permease is absent। तो permease बड़ा important होता है, नहीं तो ये enter नहीं करने देगा। The expression of lactoferrin will continue till there is a lactose in a medium, हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये होता है हमारा लैकोपेरोन के बारे में, यानी कि जीन का एक्सप्रेशन यहाँ पे किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात है, HGP के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था हमारे ह्यूमन की कोडोन को जानने के लिए, एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हमें लागू किया गया था गवर्नमेंट का। तो ये 1990 में स्टार्ट हुआ था हमारा, जब प्रोजेक्ट वाट कंप्लीटेड हुआ था 2003 में कंप्लीट हुआ था। तो 13 साल के लिए प्रोजेक्ट चला था और उसके लिए 3 साल के लिए इसको फिर अगेन एक्सटेंशन दिया था। तो 2006 के अंदर हमें पूरा कंप्लीट देखने को मिलता है हमारा। तो वैसे आपको इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात है, 13 ईयर प्रोजेक्ट था हमारा, जो कि कोऑर्डिनेटेड किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द एनर्जी के द्वारा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ के द्वारा। एंड ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स एचजीपी को जो होता था एडिशनल पार्टनर की जरूरत थी हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, तो वहाँ पे वेलकम ट्रस्ट यूके ने हमारा एक मेजर पार्टनर के रूप में काम, तो इसमें कई बड़े बड़े देशों ने इसको यूज किया, पर इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, बहुत सारे पैसे लगने वाले थे इसके अंदर। ह्यूमन जीनोम की बात करें तो यहाँ पे 3 × 10⁹ बेस पेयर हमें देखने को मिलते हैं हमारा। और कॉस्ट बात करें सीक्वेंसेस की, तो एक बेस पेयर की जो कोडिंग की जो कॉस्ट थी वो $3 बेस पेयर हमारा था। तो टोटल जो अगर कोड करें पूरे को तो $9 बिलियन, एक बहुत बड़ा पैसा खर्च होने वाला था इसके अंदर। If the obtained sequences were to be stored in a टाइप्ड फॉर्म में, अगर हम बुक के फॉर्म में इसको रखें और ईच पेज के अंदर हमारे 100 लेटर्स हो और ऐसी 100 पेज वाली बुक हो तो टोटल 33 बुक्स भर जाएगी, एक लंबी चौड़ी लाइब्रेरी बन जाएगी हमारा। और इस इंफॉर्मेशन को एक साथ यूज करना तो बड़ा टिपिकल काम था हमारा, है ना। तो इसलिए स्टोर इंफॉर्मेशन को, सीक्वेंस को ह्यूमन सेल्स में स्टोर करने के लिए हमें क्या एक नई ब्रांच की आवश्यकता पड़ी हमारा, क्योंकि इसको एक सिस्टमेटिक वे में कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके। तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं यहाँ पे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द एचजीपी के गोल क्या थे हमारा, टू आइडेंटिफाई द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट है, उनके बारे में हमारा क्या करना, पता लगाना यहाँ पे इसमें। दूसरी बात है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, उनका सीक्वेंसेज क्या है ह्यूमन डीएनए के अंदर, है ना। स्टोर द इंफॉर्मेशन, डेटाबेस में डालना पूरी इंफॉर्मेशन को हमारा, है ना। इसके लिए इन इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने के लिए कुछ नए टूल्स को हमारा जनरेट करना, बनाना हमारा, है ना। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उनको, उनसे रिलेटेड सेक्टर्स हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है या किसी, हम आपको डिजीज के बारे में कोई साइंटिस्ट खोज कवर कर रहे हैं तो जो हेरिडिटिकल डिजीज है उनके बारे में तो उनको इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना हमारा। इसके अलावा साथ साथ क्या होता है, एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को भी डिलीवर करना, जिसे हम क्या बोलते हैं ELSI बोलते हैं हमारा, है ना। इसको भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया हमारा यहाँ पे। सो मैनी, इसके अलावा क्या होता है हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्या हो हमारा ह्यूमन जीनोम के अलावा कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी शामिल किया, जैसे कि एक बैक्टीरिया के रूप में क्या हम ईस्ट को शामिल किया हमारा, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस को शामिल किया, जिसका भी कोडिंग हमारी की पूरी जीनोम की, जो कि एक लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड होता है। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को भी लिया, प्लांट, राइस और अरेबिडोसिस को भी शामिल किया। तो इनके जीनोम को भी कोड किया गया इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे, और इनके जीनोम का पता लगाया गया हमारा। यहाँ पे कुछ मेथड्स का यूज किया गया, जैसे पहला मेथड यहाँ क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रैकिंग EST के बारे में। यहाँ पे क्या होगा ना, ऐसे जीन्स का पता लगाना था जो कि RNA के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करते थे हमारा। और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन का, तो एक ब्लाइंड अप्रोचेस थी हमारी। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सेट ऑफ जीनोम, पूरे सेट ऑफ जीनोम को ही हमारा क्या क्या हमारा उसकी कोडिंग करनी थी, हमारा सीक्वेंस पता लगाना, चाहे वो कोडिंग करें या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज हो, है ना, उन सबके बारे में पता लगाना। और बाद में
इन सीक्वेंसेस को, उनके कोडिंग सीक्वेंस को, उनके फंक्शंस के आधार पर क्या करना, अरेंजमेंट करना, ये सारा इसके अंदर इसमें शामिल किया गया। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल इज आइसोलेटेड, इसको करने के लिए क्या किया, पूरे डीएनए को क्या किया, सेल से आइसोलेटेड किया, फिर इसको कन्वर्ट किया इनटू रैंडम फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर क्या हो गया, आपको कन्वर्ट कर दिया गया रिलेटिवली स्मॉलर साइज के अंदर, एंड क्लोन किया गया। इन द क्लोन करने के उसको सूटेबल होस्ट के अंदर क्या हुआ, एक वेक्टर की मदद से उसके एंटर कराया गया। ये वेक्टर जो यूज किए वो कौन सा हमारा BAC यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का यूज किया, और YAC यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का यूज किया गया यहाँ पे। द क्लोनिंग रिजल्ट की वजह क्या हुआ, जो क्लोनिंग रिक्वायर उसको क्या होगा, उस डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई करने की जरूरत थी, तो डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाइड किया गया आपको PCR मशीन के द्वारा हमारा यहाँ पे इसको क्या गया, सम ऑफ द साइलेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं हमारा HGP के बारे में, तो हमारा क्या चीज हमें देखने को मिलता है, हमारा इस में क्या था, हमारा द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट थे, हमारा 3164.7 मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट थे हमारा। द एवरेज जीन की जो हमारा साइज की बात है तो 300 बेसेस से मिलकर बना होता है, जो कि एक हमारा कम या ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन की बात करें वो डिस्ट्रोफिन की प्रेजेंट है, इसमें 2.4 मिलियन बेसेस प्रेजेंट थे हमारा। टोटल नंबर ऑफ जीन जो एस्टिमेटेड किए गए, जो इनिशियली लगभग 80,000 से 1,40,000 जीन एस्टिमेट किया था, केवल वहाँ पे 30,000 जीन से हमें निकले हमारा। और ऑलमोस्ट अगर बात करते हैं तो 99% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर क्या होते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स में एग्जैक्ट हमें देखना, केवल 0.1% का ही जीनोम में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। द फंक्शन इज अननोन, 50% जो डिस्कवर जीन का उनका फंक्शन पता ही नहीं था हमारा। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम जो होते हैं पूरे जीन का, केवल 2% ही प्रोटीन को कोड करता था हमारा। यहाँ पे कुछ रिपीटेड सीक्वेंसेस भी देखने को मिली, जो कि लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम में हमें देखने को मिलता है। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस आर द स्ट्रेचर्स ऑफ द डीएनए, स्टोर को लंबा कर रहे थे। द सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम, कई टाइम रिपीट हो रहे थे हमारा, सम टाइम 100 से लेके 1000 टाइप तक इनका रिपीटेशन हमें देखना, और दे आर इनफ टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, जिनका कोई डायरेक्ट फंक्शन हमें नहीं देखने को मिल रहा, बट दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स पे, उनका शेड ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स और इवोल्यूशंस के लिए हमारा जरूरत की चीज थी हमारी। क्रोमोसोम 1 की बात करते हैं तो मोस्ट जीन प्रेजेंट थे, यानी कि 2916 जीन प्रेजेंट थे, और सबसे कम जीन Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी, यानी 231 जीन्स प्रेजेंट थी हमारे। साइंटिस्ट हैव सिग्निफिकेंटली अबाउट, पूरी जीन सीक्वेंस की हम बात करते हैं हमारा तो 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी थी जहाँ पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस हमें देखने को मिले थे हमारा, जो हम क्या बोलते हैं SNP यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको स्निप्स के रूप में भी कहते हैं हमारा, जो हमें देखने को मिले यहाँ पे। दीज इंफॉर्मेशन क्या थी हमारी, रिवोल्यूशनराइज टू प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग क्रोमोसोम लोकेशंस के लिए हमारा, डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस के लिए, और ह्यूमन ट्रेसिंग हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो दूसरी एक और होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस भी यहाँ पे दी गई है हमारी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स, तो ये क्या होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स, हमारे जैसे उंगलियों की कहते हैं ना, लोगों में उंगलियों की जो डिजाइन बने होती है वो सब में एक समान नहीं होती, पर कुछ में मिल सकती है हमारे। तो ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिला, क्योंकि रिपीटेशन हमें कई बार देखने को मिलती हैं, तो दो लोगों के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी सेम नहीं होते हैं, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर, है ना। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर कभी भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पे। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन द डीएनए सीक्वेंसेस, कॉल्ड, जिन्हें क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस बोलते हैं, बिकॉज दिस सीक्वेंसेस इन स्मॉल स्क्रैचेस ऑफ द डीएनए के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और हर आदमी में क्या होंगे, ये अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं हमारे। द बल्क डीएनए फॉर्म है मेजर पीक के रूप में होता है, एंड सम अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड एज सैटेलाइट डीएनए के रूप में हमें देखने को मिलते हैं हमारा। डिपेंडिंग ऑन द बेस
बेस कंपोजिशन यानी एटी रीच की बात करते हैं या जी सीरीज डीएनए की बात करते हैं, और लेंथ ऑफ द सेगमेंट की बात करें, और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स की बात करें, और सैटेलाइट डीएनए इस क्लासिफाइड कर दिया जाता है इनको कुछ छोटे पार्ट में से माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट्स के रूप में होता है। जो माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं हमारे, ये 2 से लेके 5 बेस पेयर से मिलकर बने होते हैं, और जो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं हमारे, ये 10 से लेके 60 बेस पेयर्स की लेंथ के बने होते हैं हमारे। These sequences show high degree of the polymorphism को शो करते हैं, जे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, एंड फ्रॉम द बेसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यही क्रॉस हमारा है। सो डीएनए फ्रॉम द एवरी टिश्यू, कहाँ से ले सकते हो आप? ब्लड से ले सकते हो, आपको हेयर फॉलिकल से ले सकते हो, स्किन से ले सकते हो, बोन से ले सकते हो, सलाइवा से ले सकते हो, एवं स्पर्म से भी आप ले सकते हैं। फॉर्म एंड इंडिविजुअल शो सम डिग्री ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, बट दे बिकम वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए 1 माइक्रोग्राम डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है हमारी। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ये पॉलीमॉर्फिज्म होती है हमारी, ये पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में भी क्या होगा? ट्रांसफर होती है। इसीलिए जो चाइल्ड होगा उसका डीएनए उसके पेरेंट्स से क्या होगा? बहुत कुछ मिलता जुलता हमें देखने को मिलता है हमारा, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्ट, इसी वजह से क्या होता है पैटर्निटी टेस्ट, यानी कि बच्चा चोरी के में यानी माता पिता के केस के अंदर कि मेरा माँ बाप कौन है देखने के लिए या उनका बच्चा कौन है, और इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है हमारे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? वेरिएशन द जेनेटिक लेवल पर देखना, अराइजेस ड्यू टू किसके होता है ना, म्यूटेशन के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पे। This technique of DNA fingerprinting was initially developed by the एलेक जेफरी ने सबसे पहले डेवलप की थी, यहाँ पे हम बात करते हैं। बट इंडिया के अंदर बात करें तो डॉक्टर वीके कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह ने इंडिया के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को लेके आए थे। ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए एज ए प्रॉप के रूप में यूज करते हैं, एंड दे शो हाई डिग्री ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म शो होती है यहाँ पे। दिस वाज कॉल्ड, होते हैं जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स बोलते हैं, VNTR, और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस होते हैं हमारा। द टेक्निक्स एज यूज अर्लियर इन्वॉल्व साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडेशन टेक्निक का यूज किया था, यूज रेडियो लेबल VNTR एज ए प्रॉप के रूप में यूज किया। तो सबसे पहले क्या होता है, जो डीएनए होता है उसको क्या होता है यहाँ पे साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के रूप में इसको यूज किया था, जिसको रेडियोएक्टिव लेबल्स कहते हैं, क्या होता है हमारा प्रोबिंग किया जाता है। किस प्रकार से इसको समझते हैं? सबसे पहले क्या होगा, डीएनए को क्या करेंगे? आइसोलेशन किया जाता है सबसे पहले आपको, फिर उसको डाइजेशन किया जाता है डीएनए को बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, यहाँ पे क्या है यानी उसको अलग छोटे छोटे फ्रैगमेंट में तोड़ देंगे हमारा। इनको क्या होगा हमारा? सेपरेटेड द डीएनए फ्रैगमेंट, इलेक्ट्रोपोरोसिस एक मशीन होती है हमारा जिसके अंदर डीएनए को डाल दिया जाता है हमारा, है ना, इलेक्ट्रोपोरोसिस मशीन। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरोसिस डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिव की तरफ यानी एनोड की तरफ चला जाएगा हमारा। जैसे उसको चार्ज जाता है तो डीएनए जो होता है इलेक्ट्रोपोरोसिस मशीन के अंदर क्या होता है, जेल भरा होता है, अगार जेल भरा होता है, तो उन अगार जेल में से डीएनए क्या होता है, मूवमेंट करेगा हमारा, ठीक है ना, एनोड की तरफ मूवमेंट करेगा। यहाँ पे मूवमेंट देख रहे हो, तो जो डीएनए का सेगमेंट सबसे छोटा होगा वो फास्ट मूवमेंट करेगा, जो बड़ा सेगमेंट होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे। तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ऑर्डर में डीएनए के फ्रेगमेंट क्या होते हैं, अरेंजमेंट हो जाएंगे अंदर, यहाँ पे देखने को। तो इससे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस टेक्निक इसको बोलते हैं हमारा। फिर इसको क्या होता है, ये अगार जो बना उसके अंदर उसमें डीएनए हमारा अरेंजमेंट हो गया हमारा, पर अगार भी वाइट होता है हमारा और डीएनए भी हमारा क्या होता है, हमारा वाइट होता है हमारा। इसके अंदर देखने को देखना, तो ये डीएनए को हमारा क्या होता है, इसमें एक पिगमेंट्स मिलाए जाते हैं, कुछ इसके अंदर स्टेन मिलाते हैं, जिससे डीएनए क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेड डाली जाती है ना, ब्रोमाइड्स का यूज करते हैं, तो उसमें वो अल्ट्रावायलेट रेड में कुछ कलरेशन हमें दिखाई देते हैं हमारे। अब इसको सेगमेंट्स को हमें लेना है हमारा, है ना, ये जो सेगमेंट बने इसको किसी पेपर पे लेना है, इसको इसके प्रिंट लेना ही क्या कहलाती है, ब्लॉटिंग कहलाती है। और ये ब्लॉटिंग टेक्निक जो हमारी होती है सबसे पहले सोर्थन नामक साइंटिस्ट ने डेवलप की थी, इसीलिए इनके नाम पे इसको सोर्थन ब्लॉटिंग कहते हैं हमारा। तो क्या करते हैं, एक नाइलॉन पेपर होता है या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर होता है, इसको इसके ऊपर डाल देते हैं, तो इसके इम्प्रिंट इस पेपर के ऊपर आ जाएंगे, ऊपर डीएनए के। अब इस प्रिंट पे आते हैं, इसको तो रेडियो एक्टिवली किया जाता है हमारा, तो इसको बोलते हैं प्रोब किया जाता है, रेडियो एक्टिव के द्वारा इसको क्या होता है हमारा, प्रोबिंग किया जाता है हमारा, इसमें रेडियो एक्टिविटी डेवलप हो जाए। और जब इसके ऊपर क्या एक्सरे डाला जाएगा, तो एक्सरे के ऊपर क्या होगा, जो भी इसके ऊपर प्रिंट है हमारा डिजाइन से, वो उसके एक्सरे पे हमारी दिखाएं,
तो ऑडियो रेडियोग्राफी टेक्निक इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो उसमें हमारा पूरा एक प्रूफ के रूप में डीएनए का पूरा पैटर्न हमारा एक्सरे की फिल्म पे आ जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से टेक्निक को यूज किया जाता है। हाइब्रिडेशन यूजिंग क्या होता है, लेवल वीएनटीआर जो बने हमारे उसको क्या होता है, प्रोबिंग किया होता है रेडियो एक्टिवली हमारा। एंड डिटेक्शन ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट, इसको क्या था, ऑटो रेडियोग्राफी, एक्सरे डाल के उसको डिटेक्ट किया जाता है हमारा। तो वहां पे उसकी एक फिल्म बन के आ जाती है हमारी इस प्रकार से, जो एक प्रूफ के रूप में हमारी काम करती है हमारा। कहाँ काम होता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट का, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम के रूप में आप करते हैं, पैटर्निटी के टेस्ट में करते हैं, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स के रूप में करते हैं, फॉरेंसिक साइंस जैसे कि रेप, मर्डर और डेथ के रूप में, चेकिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म के रूप में इसका यूज किया जाता है यहाँ पे। तो ये टेक्निक हमारी दी हुई, देखो कोई दो पर्सन है ना, यहाँ पे पैटर्नल मैटरनल हमने दिया, एक इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी है हमारा। देखिए इसका डीएनए पैटर्न क्रोमोसोम 7 पे इस तरह से है, क्रोमोसोम 2 पे, क्रोमोसोम 16 पे से इसका क्रोमोसोम पैटर्न हमारे दोनों में देखने को मिलता है हमारा दोनों में। एक हमारा कोई सस्पेक्टेड है या जिसका मैं कहना है उसका हमने यहाँ पे ले लिया, हमारे पहले उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने निकाल लिया उसका। अब इन दो इंडिविजुअल में से इसको चेक करना है कि ये इसका डीएनए किससे मिलता है हमारा। तो ये देखिए इसका पैटर्न यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है ना। फिर दोनों को हमने पैटर्न लिया हमारा, शॉर्टहैंड ब्लॉटिंग से इसकी ऑटो रेडियोग्राफी की हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं इसका पैटर्न हमारा किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है। यानी कि जो ये अननोन था हमारा, जो क्राइम सीन्स में हमारा डीएनए मिला, वो किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है हमारा। तो बी जो ये हमारा बी, ये सस्पेक्टेड हो सकता है, ये इसके फादर हो सकते हैं, ये इसका सन हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको मैचिंग करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर बहुत सारे डिस्प्यूट केसेस को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है हमारा। तो मैंने यहाँ पे आपको हर एक चीज को अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ये। तो आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो बायोस्कोर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बायोस्कोर चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद।